चलो पहले हम इस फ्लूइड टर्म को डिफाइन करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय अ फ्लूइड। तो जो हमने पढ़ा है, फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच फ्लोज, एनीथिंग विच फ्लोज ऐसे बोलते हैं ना। तो ये तो चलो एक कॉमन ले मैन लैंग्वेज है कि कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है, जैसे कि कई बार बच्चों को छोटी क्लास में बताते हैं कि गैसेज और लिक्विड्स को कंबाइन करके हम फ्लूइड बोलते हैं, गैसेज और लिक्विड को कंबाइन करके हम फ्लूइड बोलते हैं। और लेकिन ये जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, अ फ्लूइड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट सस्टेन अ शेयरिंग स्ट्रेस, ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। मतलब फ्लूइड में शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, आप उसको डिफॉर्म करोगे तो इट विल नॉट रेजिस्ट, वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। आप पानी का सरफेस है, आप पानी के सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, तो क्या ये शेप के चेंज को रेजिस्ट करेगा? क्या इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्सेज आएंगी? हो सकता है बहुत थोड़ी सी रिस्टोरिंग फोर्सेज आ भी जाएँ, लेकिन वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो हम ये मानते हैं कि अगर आप पानी, एक बीकर में एक पानी है, पानी के ऊपर आपने ऐसे हाथ से टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी, वो बहने लग जाएगा, क्या वो रेजिस्ट करेगा? वापस आएगा? जैसे कि अगर हम सॉलिड क्यूब के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगा के छोड़ दिया, फिर क्या वो सॉलिड क्यूब ऐसे ही रहता है, बहने लग जाता है, या ऐसे ही रहता है? नो, इट ट्राइज टू कम बैक, दैट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। सो लिक्विड्स में, लिक्विड्स और गैसेज में नो शेयरिंग स्ट्रेस इज डेवलप लाइक दैट। बाकी लिक्विड्स और गैसेज में आपको पता है मेजर डिफरेंस क्या है। लिक्विड्स में फ्री सरफेस होता है, गैसेज में कोई सरफेस डेवलप नहीं होता, ठीक है। दे हैव अ फ्री सरफेस, गैसेज डोंट हैव अ फ्री सरफेस। तो बाकी चीज़ें छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाई हुई हैं कि जो गैसेज हैं उनकी कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होती। लिक्विड्स के बारे में आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि इनकी फिक्स शेप भी नहीं होती, पर इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। बाकी हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा कि लिक्विड्स की वॉल्यूम को भी हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, तभी तो आपने बल्क मॉडल्स पढ़ा, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा और बताया। तो गैसेस के बारे में तो इस चैप्टर में हमें नहीं स्टडी करना है, गैसेस के बारे में तो हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में स्टडी करते हैं, जिसमें हम एक टॉपिक आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसी में ज़्यादा हम गैसेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में आपने थोड़ा बहुत कर रखा है पहले से, ठीक है। हमें इस चैप्टर में मोस्टली लिक्विड्स के बारे में फोकस करना है। तो ऑल्दो इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स वर्ड आया है, बट हाइड्रो डज नॉट मीन कि हम सिर्फ वाटर की स्टडी कर रहे हैं, द आइडियाज विल अप्लाई टू ऑल लिक्विड्स, ठीक है, जिनको भी हम स्टडी करेंगे। तो अभी मेनली आपको लिक्विड्स के बारे में फोकस बनाना है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स, ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लिक्विड्स इन इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, ठीक है, लिक्विड्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले हम ना एक हर चीज़ का ना एक बेसिक कंसेप्ट, अगर हमें समझ ही नहीं है उस टॉपिक की, तो आज हम बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे करेंगे, ठीक है। व्हाट लिक्विड्स मीन, कैसे फ्लो करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल जिसको हम बोलते हैं। जब आपको बेसिक लेवल समझ में आ जाता है, फिर हम उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, मुश्किल फिर और मुश्किल फिर और मुश्किल, ठीक है। तो वो प्रोसेस, तो पहले आप एक बार इसका आइडिया पकड़ो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका बेसिक आइडिया ही नहीं है, ठीक है। दे डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक, जबकि बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नए आइडियाज़ नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ न्यूटन्स लॉज के और जो थोड़े बहुत रोटेशनल मैकेनिक्स के, मोस्टली तो रोटेशनल मैकेनिक्स ज़्यादा नहीं आता इसमें, लेकिन न्यूटन्स लॉज के आइडियाज़ ही आपको लिक्विड्स को अप्लाई करने हैं इस चैप्टर में, ठीक है, डायनेमिक्स में और स्टैटिक्स में। बाकी कुछ एक दो छोटी मोटी डेफिनेशन है। तो पहले आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था लास्ट चैप्टर तक। इक्विलिब्रियम मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में तब बोलते हैं जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होती है और उसके ऊपर नेट टॉर्क भी 0 होती है, ठीक है। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क आर 0 एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी। तो वैसे ही लिक्विड, कोई भी लिक्विड भी तभी इक्विलिब्रियम में होता है, कोई भी लिक्विड तभी इक्विलिब्रियम में होता है अगर उसके हर पार्ट के ऊपर, मान लो ये एक लिक्विड है, अगर इस लिक्विड का हर पार्ट इक्विलिब्रियम में, अ लिक्विड इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड इज सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम। जैसे कि एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में, तो इसका कोई भी पार्ट लेंगे, अगर वो भी इक्विलिब्रियम में, तो ये लिक्विड इक्विलिब्रियम होगा। और लिक्विड के किसी भी पार्ट के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि लिक्विड के उस पार्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क 0 है, ठीक है। किसी भी लिक्विड के इक्विलिब्रियम में, किसी भी लिक्विड के पार्ट के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इस पार्ट के ऊपर भी नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 आएगी। ये तो ईजी है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पहले समझनी होती है, वो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कुछ चीज़ें तो आपको पिछले चैप्टर से पता है, जैसे प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल्स होती है, तो ये सब बेसिक आइडियाज़। बाकी आप लोगों को मालूम है कि एयर का भी कुछ प्रेशर होता है, नहीं, एयर का प्रेशर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिछले चैप्टर में हमने यूज़ किया था, ठीक है। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इतने, ये तो पास्कल्स में है, ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, 1 एटमॉस्फेयर। तो दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाकी हम और पढ़ते रहेंगे अभी प्रेशर के बारे में। तो
इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि इतने पास्कल को, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही है, समझ रहे हो, इज नियरली 1, ठीक है। तो 1.01 कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1, तो 1 लाख पास्कल इज अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर। तो बाकी और भी यूनिट्स आएंगी, अभी आप देखते जाओ, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो जो एयर प्रेशर है वो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, क्योंकि एयर इज अ लिक्विड, एयर इज अ फ्लूइड, तो फ्लूइड का प्रेशर बोलते हैं या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं या एयर प्रेशर बोलते हैं। तो एयर प्रेशर क्यों लगा रही है वो सबको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक टेबल का टॉप है, ये एक टेबल है, तो इसके ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे, एयर में बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल्स टक्कर इसको मारते हैं, तो टक्कर करने की वजह से कॉलिजन के अंदर वो फोर्सेस लगाते हैं, तो जो फोर्सेस का इफेक्ट है उसी को हम एयर प्रेशर बोलते हैं, वी कॉल दैट एज एयर प्रेशर, ठीक है। तो ये दैट इज द रीजन और कॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का आइडिया समझने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजिन करो कि आपके पास एक लिक्विड है जो कि इक्विलिब्रियम में, तो ये सपोज कोई लिक्विड कॉलम है, ज़्यादातर तो हम पानी इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में। देखो एक तुम जो वर्ड्स लिखते हैं, अरे कुछ आप अपने माइंड में भी तो इमेजिनेशन करते हो ना उसके बारे में, सो इमेजिन दैट दिस अ कॉलम ऑफ वाटर, ठीक है, विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब समझना है पहले तो आपको। तो इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के कॉलम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप ये कह सकते हो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सपोज ए इज एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, तो ए पॉइंट के ऊपर कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तो भी हम ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं, देयर इज सम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द पॉइंट ए, ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर एट द पॉइंट ए। अब एक पॉइंट पे प्रेशर होने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। तो ये वैसे ही है जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था और 12th वालों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया था। जैसे हम कहते हैं कि स्पेस में, अगर स्पेस में हर पॉइंट के साथ, अगर स्पेस में हर पॉइंट के साथ कोई वैल्यू एसोसिएट है, अगर स्पेस में हर पॉइंट के साथ कोई वैल्यू एसोसिएट है, तो देन वी डिफाइन दैट एज अ फील्ड। यही कहा था ना हमने, और मैंने आपको बताया था 2 तरीके की फील्ड होती हैं, स्केलर फील्ड्स और वेक्टर फील्ड्स, ठीक है। तो इस लिक्विड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो इसको 3 डायमेंशन में लिक्विड को बना के देख लो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट के साथ प्रेशर एसोसिएट है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक प्रेशर फील्ड एग्जिस्ट करती है, इस लिक्विड के अंदर एक प्रेशर फील्ड एग्जिस्ट करती है। सो इफ सम प्रेशर वैल्यू इज एसोसिएटेड विद एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, देन वी कैन इमेजिन कि इस लिक्विड के अंदर एक फील्ड है जिसको हम प्रेशर फील्ड बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रेशर फील्ड क्या करती है, व्हाट डज इट डू, तो उसके बारे में हमें समझना है। तो ए पॉइंट के ऊपर पहली बात कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। अब देखो, ये आपने शायद मूवी प्रोग्राम्स में, या जो बच्चे स्विमिंग डाइविंग करते हैं, थोड़ा बहुत पूल्स के नीचे गए हैं, उनको पहले से मालूम है। अगर मैं यहाँ सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लेता हूँ, तो सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, क्योंकि ऊपर तो एयर के मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, लिक्विड के फ्री सरफेस के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो एयर का प्रेशर है। अगर ऊपर एयर नहीं है, सपोज हम स्पेस में इमेजिन करते हैं, फिर तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बहुत बार न्यूमेरिकल्स वगैरह में P0 से दिखा देते हैं, पर कोई फिक्स नहीं है, कई जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या सिर्फ P से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन जब हम लिक्विड के अंदर चले जाते हैं, तो ये कॉमन नॉलेज है, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, दैट जब हम लिक्विड के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे उन पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इनफैक्ट जब ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ये तो कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन नॉलेज है कि जब आप लिक्विड के अंदर नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यहाँ का प्रेशर यहाँ से ज़्यादा आएगा, ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर, क्योंकि वो सरफेस के नीचे है। और मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे प्रेशर 0 कब होगा, जब ऊपर वैक्यूम है, तब यहाँ का प्रेशर 0 होगा। तो ये तो मान लो कि यहाँ पे प्रेशर अभी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ऐसे कुछ इमेजिन कर लो। तो सिर्फ आपको समझना है, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या करेगा बताओ। ए पॉइंट का प्रेशर ये है कि अगर हम सपोज इमेजिन करें कि यहाँ पे हम एक लिक्विड का ही एक सर्कुलर शेप इमेजिन करें, मतलब एक डिस्क इमेजिन करो, कुछ रखना नहीं है आपको, जस्ट एक डिस्क इमेजिन करो, छोटी सी डिस्क, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल एरिया। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, कल भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। इनफाइनाइटेसिमल मीन जितना आप एरिया बनाते हो उससे भी कम। सपोज आप कहते हो कि मैंने एक बहुत ही स्मॉल एरिया रखा, वो 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं कहूँगा नहीं ये इनफाइनाइटेसिमल नहीं, इससे भी कम लो। तो फिर आप 1 0 यहाँ और लगा दोगे, तो फिर मैं कहूँगा उससे भी कम लो। तो इनफाइनाइटेसिमल मीन्स जो आप बता सकते हो उससे कम, उसको इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं। कोई भी फाइनाइट वैल्यू दे उससे कम। तो इमेजिन अ वेरी स्मॉल एरिया प्लेस्ड एट द पॉइंट ए, कुछ रखो मत, बस लिक्विड के अंदर ही ऐसी शेप इमेजिन कर लो, ठीक है। तो अब ए पॉइंट के ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, अब मैं इस एरिया को यहाँ पे दोबारा से एक बार बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़े साइज में, इसी को बड़ा करके देख रहे हैं। ये तो मान लो ए पॉइंट है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया रखा डी है। तो जो यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस प्रेशर की वजह से इस एरिया के ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है।
द प्रेशर एग्जिस्ट एट द पॉइंट ए। तो इसको समझने के लिए कि ये फोर्स क्यों लगती है और कैसे लगती है, हम एक आइडिया देखते हैं। देखो ये कंसेप्ट यूज़ होता है बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है यही सेम कंसेप्ट, माइक्रोस्कोपिक पिस्टन का। माइक्रोस्कोपिक पिस्टन मीन्स एक बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटी सी पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन मतलब एक सिलेंडर इमेजिन करो, और उस सिलेंडर के ऊपर, ये उस सिलेंडर के ऊपर एक स्मॉल फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिटेड है, फ्रिक्शन है ही नहीं मान लो, ठीक है। और जैसे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे एक स्प्रिंग फिट किया हुआ है, तो मान लो ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो ये पिस्टन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा फिर से। अब अगर मैं इस पिस्टन को उठाकर इस ए पॉइंट पर रख दूँ, ताकि ए पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आ जाए, जहाँ पे ये पिस्टन का एरिया है वहीं पे ए पॉइंट आ जाए। तो अगर मैं इस पिस्टन को यहाँ पे रखता हूँ, इफ़ आई प्लेस दिस टाइनी पिस्टन, ये पिस्टन का जो ये पिस्टन का एरिया है वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है। तो अगर मैं पिस्टन को उठा के यहाँ पे ए पॉइंट पे रख दूंगा, तो जो ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर है वो इस पिस्टन को कंप्रेस कर देगा, इट विल कंप्रेस द पिस्टन। सो दैट इज व्हाट द प्रेशर एट द पॉइंट ए कैन डू, ठीक है। तो ए पॉइंट के ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है पी ए, वो जब इस पिस्टन के एरिया के ऊपर एक्ट करेगा तो प्रेशर इनटू एरिया से क्या मिलता है, हमें फोर्स मिलती है। तो इसके ऊपर एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी पिस्टन के ऊपर, नॉर्मल टू द एरिया ऑफ द पिस्टन, ऐसे फोर्स लगती है ऊपर से नीचे। नीचे तो लिक्विड है ही नहीं, ऊपर है लिक्विड। तो लिक्विड जहाँ पे वो पिस्टन को, नीचे क्या है, स्प्रिंग है अंदर, वो यहाँ पे बनाना मुश्किल है, ये स्प्रिंग। तो ऐसे नॉर्मल टू दिस एरिया, देखो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द एरिया होती है। अगर जो टाइनी एरिया हमने रखा है, ठीक है, वो हमने ऐसे रखा है, ठीक है, तो फोर्स उसके जो इस फोर्स को हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये तो न्यूटन्स में ही आएगी, ये अगर पास्कल्स में है तो एरिया को अगर आपने मीटर स्क्वायर में लिया, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मीनिंग होता है। तो पहली बात, इस लिक्विड में हर पॉइंट के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। यदि वहाँ पे एक छोटा सा एरिया रखा जाए तो वो हाइड्रोस्टैटिक, वो प्रेशर की वजह से उस एरिया के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगती है और ये पिस्टन कंप्रेस हो जाएगी। और ऐसे कुछ इमेजिन कर लो कि कंप्रेस होकर ये कहीं इक्विलिब्रियम में जाके नीचे रुक जाएगी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि देखो अगर मैं इस पिस्टन को चाहे ए पॉइंट पे किसी भी ओरिएंटेशन में रखूँ, चाहे मैं इसको किसी भी एंगल पे रखूँ, चाहे मैंने पिस्टन को ऐसे रख दिया, मान लीजिए ऐसे रख दिया, ताकि जो उसका एरिया है वो ऐसे आया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लगेगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आपको, मतलब नॉर्मल टू द एरिया लगना है फोर्स को, तो फोर्स ऐसे लगेगी। तो मतलब चाहे आप पिस्टन को किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द एरिया ऑफ द पिस्टन होगी, ठीक है। अगर मैंने पिस्टन को उल्टा भी रख दिया तो फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो चेंज नहीं होगा। ऐसे रखा चाहे मैंने, तो फोर्स ऐसे लगेगी, अगर पिस्टन का एरिया ऐसे है तो मतलब फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। और अगर मैंने पिस्टन को उल्टा करके रख दिया, इवन देन द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो चाहे आप पिस्टन को किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डज नॉट चेंज। ये समझ में आएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अभी तो देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर आपने यहाँ कोई पिस्टन नहीं रखी, तो यहाँ पे बस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और वो कुछ नहीं कर रहा। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड अगर स्पेस में है या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस में है, और अगर आपने कोई टेस्ट मास या टेस्ट चार्ज नहीं रखा तो वो कोई फोर्स नहीं लगाएगी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर आपने यहाँ कोई मास नहीं रखा तो ये किस पे फोर्स लगाएगी, देयर इज नथिंग टू एक्ट ऑन। तो हाँ, ये आप इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं एक लिक्विड का ही एक पार्ट यहाँ पे दिखाऊँ, तो लिक्विड के पार्ट के ऊपर इस तरफ से भी फोर्स लग रही है, उस तरफ से भी फोर्स लग रही है। मतलब अभी हमने कोई डिस्क नहीं रखी, लिक्विड के अंदर ही ऐसा एक कर्व सर्कल इमेजिन कर लिया, तो वो तो इतना यूजफुल चीज़ नहीं है, ठीक है, वी डोंट नीड इट। तो ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई यहीं पे सम अप किया, पर इंग्लिश लैंग्वेज में, अभी मैंने आपको हिंदी में बताया इसको, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन खुद से करनी होती है हमें, ठीक है। बाकी तो जो मैंने बताया सारे समरी उसकी है, नोट्स में आ जाएगी आपके, तो दिस नोट्स आई विल शेयर विद यू, यू कैन सी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक थ्योरम की तरह से है ये रिजल्ट, कि अगर हमारे पास एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में, अगर हमारे पास एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में, तो उस लिक्विड के अंदर अगर हम कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स लेते हैं ए और बी जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये लिक्विड को हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। तो अगर अभी मान लो कि ये अर्थ फ्रेम है या इनर्शियल फ्रेम है, तो अगर अर्थ के फ्रेम से लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो जो इसका फ्री सरफेस है वो भी हॉरिजॉन्टल होगा। बाकी अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं है फिर उसका सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं आता, ठीक है। तो अर्थ के फ्रेम से, अर्थ को इनर्शियल मान के, इसका फ्री सरफेस भी हॉरिजॉन्टल आएगा। तो जो हम कह रहे हैं कि ए और बी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब ये इनकी जो डेप्थ है फ्री सरफेस के नीचे, डेप्थ ऑफ ए एंड डेप्थ ऑफ बी, दे आर बोथ सेम, ठीक है, ये बहुत दोनों सेम है।
तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, हम आर्ग्यू कर सकते हैं, ये थ्योरम की तरह से लेना आपको कि ए और बी पॉइंट्स इन अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इफ 2 पॉइंट्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल देन द प्रेशर एट दोज पॉइंट्स इज द सेम। ए और बी पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। इसको समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल सिलेंडर, इनफाइनाइटेसिमल सिलेंडर मीन्स एक ऐसा सिलेंडर जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, ये बहुत ही कम है डी ए। बाकी सिलेंडर की लेंथ तो कम नहीं है, लेकिन अगर उसका एरिया कम है तो इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम आएगी वो इतनी आ जाएगी। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इसको इनफाइनाइटेसिमल सिलेंडर बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल सिलेंडर। तो अब ये सिलेंडर में आपने कुछ रखा नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई आपने डब्बा जाके वहाँ पे रखा है इस शेप का, ये लिक्विड का ही पार्ट है, दिस इज ऑल लिक्विड। तो ये लिक्विड का सिलेंडर बना हुआ सिलेंडर, ये लिक्विड है यहाँ पे अंदर। तो जो लिक्विड की हम बात करें वही लिक्विड है, ये बस सर्कुलर शेप का लिक्विड। तो अब इस लिक्विड के ऊपर जो लगने वाली सारी फोर्सेज है उनकी बात करो, ठीक है। तो कुछ फोर्सेज तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही होंगी, जैसे वेट। वेट कितना आएगा, अगर इस लिक्विड की डेंसिटी को मैं अगर रो मानता हूँ तो इसका जो मास आ जाएगा, सिलेंडर का मास, वो इतना आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, और वेट की फोर्स इतनी लगेगी इसके ऊपर। इस फोर्स को मैं चाहूँ तो मैं DmG लिख सकता हूँ, पर इसमें हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये लिक्विड का पार्ट इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितनी है, नेट फोर्स 0 है। और ये हमें मालूम है कि अगर नेट फोर्स 0 होती है तो जो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, दोनों ही 0 होती हैं, ठीक है। इफ नेट फोर्स इज 0 ऑन अ सेक्शन ऑफ अ लिक्विड then the net force in horizontal direction is also 0 and net force in vertical direction is also 0, ठीक है। तो हम इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो इसके यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है, प्रेशर एट ए इंटू डी ए, और यहाँ से कितनी फोर्स लग रही है, प्रेशर एट बी इंटू डी ए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रही। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो क्या आएगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। दिस इज अ थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे ही अब ये भी एक थ्योरम है जो मैं इसमें बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इस लिक्विड में दो ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब हमको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन अब आप बढ़ा सकते हो थोड़ी सी, तो मैं इसके डायग्राम से बता देता हूँ। तो अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स ए और बी वर्टिकल सेपरेशन के साथ है, अगेन हमने एक इनफाइनाइटेसिमल सिलेंडर ले लिया, ए पॉइंट ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर है, बी पॉइंट नीचे वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर है, ठीक है, और सिलेंडर है तो ए पॉइंट जिस क्रॉस सेक्शन के ऊपर है उसका भी जो एरिया है वो डी है, और बी पॉइंट जहाँ पे उसका भी एरिया जो डी है। तो अब इस सिलेंडर के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी लग रही हैं, अब इसके ऊपर हम वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अलग से एक दूसरे के साथ बैलेंस करेंगी। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स को वर्टिकल फोर्स थोड़ी बैलेंस कर सकती है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अलग से बैलेंस करेंगी, वर्टिकल फोर्सेस अलग से बैलेंस करेंगी, समझ में आपको, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करने की जरूरत नहीं, वर्टिकल फोर्सेस की बात करो, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस करेंगे नो डाउट, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट। तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 करने के लिए ये तो वेट है dm इंटू जी, ठीक है। तो dm कितना आएगा, dm आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू, सपोज इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो h है, h कितना आएगा, अगर ये h a है और नीचे b की डेप्थ अगर h b है तो h b माइनस h इज इक्वल टू h, ठीक है। तो अब इसके ऊपर इक्विलिब्रियम करने के लिए ऊपर से जो फोर्स लग रही है, देखना इसमें डायग्राम में थोड़ा अलग तरीके से दिखाया हुआ है, बट ऐसे सिलेंडर है, ये आपका इनफाइनाइटेसिमल सिलेंडर है। अब ऊपर से जो फोर्स लग रही है ये कौन सी फोर्स आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू प्रेशर एट ए, और नीचे से जो फोर्स लग रही है, फोर्स इज नॉर्मल टू द एरिया, जो बाकी का लिक्विड है वो इस लिक्विड के भाग के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो प्रेशर एट बी इंटू डी है, और कोई वर्टिकल फोर्सेस, ग्रेविटी की फोर्स, इस सिलेंडर का जो वेट है dm इंटू जी, और dm कितना आएगा, इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी इंटू h, ये आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इसकी हाइट को अगर हमने h ले लिया तो d इंटू एच, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, अब g से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये वेट है। तो अब नेट डाउनवर्ड फोर्स को अगर हम नेट अपवर्ड फोर्स के इक्वल करें, नेट डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, दिस प्लस दिस, ये और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और ये उसको बैलेंस कर रहा है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, इसको और इसको, और इसके इक्वल करते हो, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, ये आप देख लेना बाद में, ठीक है। तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, उससे हमें रिजल्ट मिलता है
कि जो प्रेशर एट बी है, जब आप इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इसके इक्वल करते हो तो डी ए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास ये रिजल्ट आएगा, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, वेयर एच इज दी सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल सेपरेशन जीरो हो गई, जैसे पिछले वाला केस हम इसी से डिराइव कर सकते हैं, अगर एच जीरो है फिर ये कितना आ जाएगा, पी ए पी बी और पी ए तो जीरो आ जाएगा, पी बी और पी ए तो इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दूसरी थ्योरम है, और इस थ्योरम की पावर क्या है, इसको यूज़ करके हम लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर मालूम है। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ कितना आएगा इधर प्रेशर, तो आप ये इनफाइनेटेशनल सिलेंडर यहाँ ले लोगे, तो मतलब प्रेशर इसको आप बी मान लो, इसको आप ए मान लो, तो अब ए के ऊपर प्रेशर कितना हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बी पे प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। कई बार वाटर की डेंसिटी तो कैलकुलेशंस में इतनी दी होती है, अगर जो दी हुई है तो वो यूज़ करेंगे, नहीं तो हम अपनी कई बार रफली यही वैल्यू ले लेते हैं। मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मर्क्यूरी इज अ हेवियर लिक्विड एज कम्पेयर टू वाटर, ये तो याद है, छोटी क्लास से पढ़ा होगा। मर्क्यूरी की डेंसिटी 13,600 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। और एक और चीज़, एक टर्म यूज़ होती है इसमें जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। नहीं, क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? जैसे हमें मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है, मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, तो इट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हमें आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है तो डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करना है। तो क्योंकि ये ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो इसकी कोई यूनिट्स नहीं आती, इट इज़ अ प्योर नंबर। लाइक मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, नो इट हैज़ नो यूनिट्स, 13.6 है बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कई बार रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट और पावरफुल थ्योरम्स आ गई आपके पास, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स की, इन्हीं को यूज़ करके सारा कुछ हम स्टडी करते हैं। अब इन आइडियाज़ को इस सिंपल सी क्वेश्चन में लगा सकते हो आप जल्दी से, ठीक है, क्योंकि जब तक हम एक भी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो समझने पर स्ट्रेस करो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप क्लास में पूछ लेना, क्योंकि देन यू विल नॉट हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड फ्लूइड्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें दो लिक्विड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अलग लिक्विड है और यहाँ पे अलग है। आई थिंक एक मर्क्यूरी दिया हुआ है इसमें और दूसरा वाटर दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये पानी इस साइड तक है, इसकी अब ये इक्विलिब्रियम में है सारा सिस्टम, द होल ऑफ दिस, एक सिंगल लिक्विड नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में, ये पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में, दो फेजेस हैं इसमें। फेजेस मतलब लोग तो कहते हैं ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड, तो सेम फेज है। फेजेस मतलब जो मिक्स नहीं कर रही, इंटरमिक्सिंग, क्योंकि इनमिसिबल है ना, ठीक है। तो अब अगर हम ये बताना चाहते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम्स। इन्होंने कहा है कि ये डिफरेंस, ये इन्होंने दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मर्क्यूरी यहाँ तक है, यहाँ पे मर्क्यूरी यहाँ तक है। तो इन्होंने कहा है कि वाटर कॉलम की कितनी हाइट होगी। देखो कितने आसान सा क्वेश्चन है, इसकी हाइट हमें निकालनी है, तो लेट इट बी h। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप चाहे P0 एज्यूम कर लो, चाहे इस प्रेशर को 0 मान लो, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं। दिस U-tube इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो अब यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, मर्क्यूरी के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट का, ठीक है। तो लेट अस से वो P1 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, जो अभी हमने थ्योरम किया उससे, P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लिक्विड है, वाटर, इंटू जी इंटू ये H, ये H ही हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है और एक ही लिक्विड में, एक लिक्विड में होनी चाहिए। हम इस पॉइंट के प्रेशर को और इस पॉइंट के प्रेशर को इक्वल नहीं कर सकते कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल कर दें। हम इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लिक्विड में है, ठीक है, तो यहाँ के प्रेशर को आप इक्वल कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा। तो प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट अस से P2, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू दिस हाइट, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो इसको हम 2/100 लिख लें, अगर आपको ऐसा यूज़ करना है, चाहे इसको 2 सेंटीमीटर लिख लो। अब क्योंकि ये प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल होगा, ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू P2 करेंगे तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, जी भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। बेटे इनको इक्वल कर दिया ना, जब आपने इस टर्म को इसके इक्वल किया तो P0 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी आई, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इंटू 2/100, इसको मैंने ऐसा ही में लिख लिया, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H, ठीक है। तो अब डेंसिटी ऑफ वाटर को अगर हम यहाँ लिख दें तो H आ जाएगा कि नहीं आपके पास, तो ये मीटर्स में आएगा इससे। अगर आप 100 नहीं लगाते तो ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, और ये रेशो आपको दी हुई है 13.6।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.6 इंटू 2 27.2। आसान है ना, बिल्कुल ईजी है। अब वंस वी लर्न दिस रिजल्ट, उसके बाद हम वर्किंग ऑफ बैरोमीटर सीख सकते हैं, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये एनसीईआरटी की फिगर है, थोड़ी साफ नहीं दिख रही, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट सुना होगा। तो ये एक ट्रफ है, ठीक है, इसको हमने पूरा का पूरा सपोज मर्क्यूरी से भर दिया, क्योंकि मर्क्यूरी बैरोमीटर सबसे ज़्यादा कॉमन है, दूसरे बैरोमीटर इतने यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए बैरोमीटर्स यूजली मर्क्यूरी से बनाते हैं, ठीक है। और आपने सुना होगा दैट अगर आपने मर्क्यूरी का बैरोमीटर, ये मर्क्यूरी का कंटेनर है, और आपको एक लंबी सी ट्यूब लेनी पड़ती है, कम से कम आप लगाओ 80 सेंटीमीटर की ट्यूब ले लो आप, काफ़ी बड़ी ट्यूब हो जाएगी, और उस पूरी ट्यूब को मर्क्यूरी से भर देना है। ये ट्यूब है, मर्क्यूरी से भर दो इसको पूरे को, इसको ऊपर तक मर्क्यूरी से भर दो, यहाँ तक, ठीक है। एक लॉन्ग ट्यूब लेनी होती है, और इसके ऊपर फिर आप अंगूठे से, अपने अंगूठे से इसको सील कर दो, बंद कर दो, और फिर सील करके इसको उल्टा करके यहाँ लाके और जेंटली अपना थंब निकाल दो, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि आपने पूरी ट्यूब को जब इन्वर्ट किया, ये इसका ओपन एंड है ना ट्यूब का, इसको आपने यहाँ पहुँचा दिया, ये उल्टा कर दिया यहाँ से, तो ये ट्यूब अपने आप से ग्लास से बंद है, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि जो आपने इस पूरी ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी लिया था, इसमें से कुछ मर्क्यूरी अपने आप से बह के इसमें चला जाएगा, और यहाँ पे कुछ खाली जगह क्रिएट हो जाएगी, ऊपर टॉप में कुछ खाली जगह, ये एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सम मर्क्यूरी फ्लोज आउट। व्हाई मर्क्यूरी फ्लोज आउट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो, वो तो कितनी जगह ऊपर खाली बचेगी वो तो इस पर डिपेंड करता है, आपने 80 सेंटीमीटर की ट्यूब ली थी या 1 मीटर की ली थी, पर कम से कम 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ट्यूब लेनी पड़ती है। रीज़न, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। क्यों बोलते हैं ऐसा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने मर्क्यूरी यहाँ पे ट्यूब उल्टा किया, तो कुछ मर्क्यूरी बह के बाहर चला गया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ये B और C इन्होंने दिया हुआ है, A उन्होंने ऊपर लिया हुआ है, लेट अस से दिस पॉइंट इज D। अब ये D, B और C, इनके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो सेम आएगा कि नहीं, तीनों के ऊपर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे प्रेशर सेम आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। लेकिन अब आप ये जो मर्क्यूरी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, न्यूटन लॉज मैंने कहा था ना इसमें अप्लाई होंगे। तो इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मान लो स्मॉल है, और ये जो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट है ये h है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो वो कितना हो गया, मास ऑफ मर्क्यूरी, और वेट ऑफ मर्क्यूरी इतना आ जाएगा। सो दिस इज द वेट ऑफ दिस। तो इसके ऊपर कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, आप चाहे तो इस मर्क्यूरी का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ये मैंने ग्लास हटा दिया, सिर्फ मर्क्यूरी ले ली, तो इसके ऊपर एक फोर्स तो है ये, ठीक है, mg, जिसकी वैल्यू इतनी है। और कौन सी फोर्स है इसके ऊपर, अगर आपने यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत ट्रैप्ड एयर हो सकती है और उसका प्रेशर हो सकता है, पर वो अगर आपने प्रॉपरली सील करके और बंद किया था तो हवा अंदर नहीं घुस पाएगी, तो यहाँ पे वैक्यूम है, हम मान सकते हैं। किसी क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन शो सम प्रेशर, तो देयर विल बी अ वैक्यूम हेयर, ठीक है। और वो जो वैक्यूम यहाँ पर है, उस वैक्यूम की वजह से ऊपर से इस मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर इस तरफ कोई फोर्स डाउनवर्ड नहीं लग रही। तो इस फोर्स को कौन सी ये मर्क्यूरी ऐसे खड़ा क्यों है, सारा क्यों नहीं बह रहा, क्योंकि नीचे से कोई फोर्स इसके ऊपर लग रही है। अब नीचे से कौन सी फोर्स लग सकती है, क्योंकि ये पॉइंट B यहाँ पर है, B पॉइंट इज हियर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की फोर्स लग सकती है इस मर्क्यूरी कॉलम में, ठीक है। अब वो फोर्स कितनी आएगी, क्योंकि B पॉइंट पे प्रेशर कितना है ये, तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू P0 इंटू A, तो A दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे से अगर ज़्यादा फोर्स लग रही है तो ज़्यादा लंबा मर्क्यूरी कॉलम सपोर्ट हो जाएगा, अगर नीचे से फोर्स कम लग रही है तो और छोटा मर्क्यूरी कॉलम आएगा, क्योंकि बाकी मर्क्यूरी तो बह के बाहर चला जाएगा। तो मतलब कितना मर्क्यूरी कॉलम सपोर्ट होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर अचानक से जैसे आंधी आने वाली होती है तो कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, तो मर्क्यूरी कॉलम भी यहाँ पे कम हाइट का बन पाएगा, क्योंकि बाकी मर्क्यूरी तो बाहर बह के चली जाएगी ना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम है दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेशर। तो इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि जो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम है वो भी प्रेशर मेजर करती है। तो इसलिए कई बार हम एटमॉस्फेरिक, अब जैसे नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सी लेवल के ऊपर जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, तो 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है दैट इज सपोर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। समझे, 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो, नॉर्मल एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आया, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम 76 सेंटीमीटर्स, और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600, जी की वैल्यू 9.8, और ये पास्कल्स में आएगा प्रेशर। जब आप ये सारी वैल्यूज डालते हैं तो क्या आता है, वही आता है 1.01325 पास्कल्स, क्योंकि जब आप ये सब करोगे तो पास्कल्स में ही तो प्रेशर आएगा। तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम ये मर्क्यूरी बैरोमीटर बना सकते हैं। आ रहेगा समझ में। अब एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम दी हुई है, मैंने इसमें ना सारी सीक्वेंसिंग कर दी है कि आपको किस सीक्वेंस में फर्स्ट डे काम करना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम दी है ऊपर, टॉरिसेलिस बैरोमीटर यूज्ड मर्क्यूरी,
ये टॉरिसेली ने बनाया था मर्क्यूरी बैरोमीटर. पास्कल डुप्लीकेटेड यूजिंग इट फ्रेंच वाइन, तो ही माइट बी अ लवर ऑफ वाइन, सो ही यूज्ड वाइन इन दिस. लेकिन आप देखो वाइन की जो डेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी, देखो काफ़ी कम है. ठीक है, तो हाइट कितनी आएगी कॉलम की, सेम बैरोमीटर अगर बनाना है तो वही P0 इज इक्वल टू H rho G. तो इसमें आपको पता चलेगा क्योंकि आपने कम डेंसिटी का लिक्विड लिया तो आपको बहुत लंबा कॉलम बनाना पड़ेगा, इसलिए मर्क्यूरी यूज़ करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी यूज़ मर्क्यूरी. तो ये आप कर लेना. अच्छा, अभी एक न्यूमेरिकल NCERT में दिया हुआ है, देखो एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर्स इन द ओशन. 1000 मीटर मीन्स हम ओशन में 1 किलोमीटर नीचे चले गए सरफेस से. तो व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या है, देखो एब्सोल्यूट मतलब आप इस सेंस में ले सकते हो. ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है ऐसा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कि बिना बताए ये मान के चलते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. कई बार न्यूमेरिकल में आपको दे देते हैं कि आपको इसको सिर्फ इतना लेना है. कई बार आप भी खुद से ले लोगे ताकि जल्दी से आंसर मिल जाए, खासकर MCQ सॉल्व करते समय. अब यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा A पॉइंट पर, तो जो A पॉइंट का प्रेशर है दैट इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी H. ये अगर H डिस्टेंस है, A की डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस, रो क्या है, जो यहाँ पे लिक्विड है उसकी डेंसिटी, मान लो वाटर है, तो इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, मतलब टोटल प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्लस जो यहाँ पे जो प्रेशर है उसमें दो चीज़ों का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, एक तो लिक्विड का और एक एटमॉस्फेयर का. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इसको जीरो मान लेते, अगर लिक्विड नहीं होता तो यहाँ पे फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता, फिर ये चीज़ नहीं होती. अंडरस्टूड. तो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर इन दैट न्यूमेरिकल. बिकॉज देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्रेशर, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ. देखो ये NCERT की फिगर है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोला हुआ है इसको. मैनोमीटर यू कैन से इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ अ गैस. तो इसमें गैस इनक्लोज है इस वेसल में. ठीक है, और वो गैस गर्म है, अगर और गर्म कर देंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है. तो आपने गैसेस में पढ़ा है थोड़ा सा. तो अगर इस गैस के कुछ मोल्स होंगे यहाँ पे, तो ये गैस यहाँ लीक नहीं कर पा रही, ये सपोज मर्क्यूरी है, क्योंकि मर्क्यूरी इज अ कॉमन बैरोमेट्रिक लिक्विड, यू कैन से इट इज यूज्ड इन बैरोमीटर्स एंड मैनोमीटर्स, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो मान लो ये मर्क्यूरी इमेजिन कर लो, वैसे तो कोई भी लिक्विड ले सकते हैं. तो यहाँ A पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पे कैपिटल A पॉइंट पर, वो कौन सा प्रेशर है, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस. यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, और A पॉइंट और B पॉइंट का प्रेशर सेम आएगा, क्योंकि ये लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि गैस इसको इक्विलिब्रियम में ले आएगी ना, अब गैस प्रेशर लगाएगी और इसको पुश कर देगी थोड़ा सा, और वहाँ जाके सब टिक गया, अब इट इज स्टेबल नाउ. ठीक है, तो A और B का प्रेशर सेम है, लेकिन अब हमें मेजर करना है PA, बिकॉज PA इज द प्रेशर ऑफ गैस. तो प्रेशर ऑफ गैस कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट B. ठीक है, और प्रेशर एट B कितना है, वो क्या है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस अगर हमने ये हाइट ऑफ द कॉलम मेजर कर ली रूलर से या मेजरिंग टेप से, तो H रो G. अब इस मर्क्यूरी की डेंसिटी आपको मालूम है, G की वैल्यू 9.8 होती है. ये हाइट मेजर कर लो सेंटीमीटर्स में कितनी आ रही है, मान लो 15 सेंटीमीटर्स, तो उसको मीटर्स में ले लो, SI में डील करना है तो 15/100 इंटू जो भी डेंसिटी दी हुई है यहाँ पे लिक्विड की. तो मतलब गैस का प्रेशर मेजर हो गया कि नहीं, दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, ये अब कई बार आपको बोलते हैं गेज प्रेशर ऑफ द गैस. गेज प्रेशर ये टर्म यूज होती है. गेज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस या कोई भी और प्रेशर जो आपको मेजर करना है, इसमें तो हम गैस का प्रेशर कह रहे मेजर करें माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अगर मैं P0 को माइनस कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं रो जी एच को. गेज प्रेशर मीन्स प्रेशर ओवर एंड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. किसी भी चीज़ के गेज प्रेशर का मतलब है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है, हाउ मच मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो प्रेशर ऑफ द गैस माइनस P0 इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. तो ये न्यूमेरिकल इसलिए यहाँ पे डाला है, सिर्फ ये नहीं कि हमें सॉल्व ही करना है अभी, हम चाहते हैं कि आप घर में इसको इस सीक्वेंस में सॉल्व कर लेना जब आप घर में इसको रिव्यू करते हो लेक्चर को. ठीक है, तो एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर्स इन एन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, वो तो समझ में आ जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ वाटर, नहीं यही आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच. एच को कितना कर लेंगे 1000 मीटर्स. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्होंने दिया होगा नीचे, कई सारी चीज़ें दी होनी चाहिए इनको, मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो है ना. तो फाइंड द एरिया सबमरीन, चलो ये तो आगे आपने पढ़ना है आगे. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू उन्होंने दी नहीं, कितनी लेंगे, तो आप 10⁵ पास्कल मान के कैलकुलेट कर लेना. NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल है. ठीक है, और हमने अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, गेज प्रेशर भी निकालना है. व्हाट इज द गेज प्रेशर. ठीक है, गेज प्रेशर कितना होगा, मतलब जो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो, तो ये गेज प्रेशर है.
ठीक है, ये भी निकालना आपको, आएगा समझ में। डेंसिटी आपको दी हुई है इसमें 1.03 इंटू 10⁻³ वो लेनी है SI यूनिट्स में, किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। उसके बाद फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया ऑफ अ सबमरीन। अभी कह रहे हैं कि इतनी गहराई पे एक सबमरीन है और सब मान लो यही सबमरीन है और इसमें एक विंडो है, उस विंडो का साइज आपको दिया हुआ है, ये सबमरीन है और इसके अंदर एक विंडो लगी हुई है, ठीक है। और इस विंडो के ऊपर कौन सा सरफेस है, जो भी किसी भी चीज़ का मटेरियल का ये बना होगा विंडो का जो मटेरियल है, तो इसके ऊपर बाहर से फोर्स लग रही है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो कितनी फोर्स लग रही है, जो बाहर एब्सोल्यूट प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द विंडो, ये बाहर से फोर्स लग रही है, ये तो बाहर से फोर्स लग रही है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ द डेप्थ एट दिस डेप्थ द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कह रहे हैं कि इस सबमरीन के अंदर हम जो प्रेशर मेंटेन रखते हैं, अंदर जो प्रेशर मेंटेन रखते हैं वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो अंदर से भी फोर्स लग रही है, तो जो आपकी बाहर से फोर्स लग रही है उसमें उस फोर्स को निकालने के लिए एक तो प्रेशर ऑफ दी वाटर कॉलम है जिसको हम ρ GH लेते हैं, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और फिर फोर्स को हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया। तो अब इसके अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, P0 इंटू A। तो हो सकता है आपको इसमें नेट प्रेशर निकालना है, तो नेट प्रेशर कितना आएगा, क्योंकि P0 इंटू A तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर से जो और बाहर से लग रहा है। तो नेट प्रेशर तो जो गेज प्रेशर आया, गेज प्रेशर इंटू एरिया ऑफ दिस विंडो। मतलब अगर आपको ये बताना है कि कैसा ग्लास हम सेलेक्ट करें जो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है, अगर अंदर तो मैं क्योंकि लोग अंदर बैठे ना, तो अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, अगर अंदर प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो वो अंदर वाले लोग तो मर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दैट इनसाइड द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है इसमें। तो अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है इसमें, एक चीज़ है पास्कल लॉ, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो छोटी क्लास में बच्चों को कराते हैं, आप लोगों को तो जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज द पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल लॉ सेज दैट अगर आपके पास कोई एनक्लोज लिक्विड है, एनक्लोज लिक्विड, एनक्लोज मीन्स किसी चीज़ में बंद है कोई लिक्विड, और एस्केप करने के लिए बिल्कुल कोई टाइनी सा भी छोटा सा भी होल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर डायग्राम हमने ये वाला चूज़ किया हुआ है, ठीक है, एनक्लोज लिक्विड के लिए। मान लो ये फ्लास्क की शेप में कोई मेटल कंटेनर है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जो कि इस फिगर में आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पूरे में लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो मान लो हम ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर काम कर रहा है। हो सकता है इस पिस्टन का कुछ वेट भी हो, तो पिस्टन का कुछ वेट भी होगा mg, ठीक है, उसकी वजह से फोर्स लगेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अगर मान लो एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज A, तो ये टोटल फोर्स इसके ऊपर लग रही है। तो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टोटल फोर्स, मान लो कई बार पिस्टन को लाइट ले लेते हैं तो पिस्टन के मास को 0 मान लेते हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ क्या समझनी है आपको, कि अगर मैं A पॉइंट जस्ट बिलो दिस पिस्टन लेता हूँ, जस्ट बिलो, इसके साथ टच करता हुआ ही ले लो, और मैं B पॉइंट कहीं और बीच में नीचे किसी डेप्थ पे लेता हूँ, तो प्रेशर एट A कितना आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगी उसकी पास्कल्स में, मान लो 100 200 कुछ भी इमेजिन कर लो, ठीक है। मान लो मैंने 100 दिखा दिया, तो प्रेशर एट B तो ज़्यादा ही होगा, 100 से कुछ ज़्यादा, लेट से मैंने 125 पास्कल दिखा दिया, इतना होगा नहीं, इससे ज़्यादा होगा, तो मैंने वैसे ही एज्यूम कर लिया आपको समझाने के लिए। तो अगर मान लो हम बाहर से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ अपने हाथ से, फोर्स लगा रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स, तो A पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ये फोर्स कौन से एरिया पे लगा रहे हैं, हम ये फोर्स A एरिया पे लगा रहे हैं। तो जो A पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, जो कि जस्ट बिलो दिस पिस्टन है, वहाँ पे जो आपने फोर्स लगाई, फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, इतना प्रेशर में इंक्रीज आया, जो पहले प्रेशर था उतना तो था ही, उसमें इतना इंक्रीज आ गया। तो प्रेशर एट B कितना आएगा, वो कितना इंक्रीज करेगा, वो भी सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगा। मतलब अगर हम लिक्विड में एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर को कितने भी अमाउंट से बढ़ा दें किसी भी जरिए से, by any means if you increase pressure at one point of an enclosed liquid, ठीक है, then the same change in pressure takes place at all the points of the liquid। तो जितना यहाँ पे A में प्रेशर चेंज हुआ हमारी फोर्स लगाने से, उतना यहाँ भी चेंज हो जाएगा, उतना यहाँ भी हो जाएगा, उतना यहाँ भी हो जाएगा, एवरी पॉइंट, ठीक है। तो ये नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। when an enclosed liquid is there, the change in pressure is conveyed to all the points of the liquid। आ जाएगा समझ में, बिल्कुल ये आसान सी चीज़ है, ठीक है। अब इसकी एक एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में दी है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। मतलब जैसे आपने कार सर्विस स्टेशन में देखा होगा कि कई बार मैकेनिक्स ऐसी एक किसी चीज़ को गोल गोल घुमाते हैं और व्हीकल ऊपर रेज हो जाता है पूरी गाड़ी, तो वो उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने तो यहाँ पे एक वॉल दिखाया हुआ है, बट हम क्या समझना चाहते हैं, मान लो आपके पास एक इस शेप का कोई सिस्टम है, ये कोई सपोज मेटल की या एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल की कोई ट्यूब है, इसके दोनों तरफ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम नहीं है, इसके जो लिम्स हैं
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लो स्मॉल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो मैं कैपिटल ए से दिखाता हूँ आपको याद करने के लिए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल है, इसका ज़्यादा। तो अभी मान लो मैं आपको कहता हूँ कि बेटा इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो अगर इसके अंदर कोई लिक्विड है जैसे कि वाटर या कोई और लिक्विड, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़, कौन सा यहाँ पे पिस्टन फिटेड है ए एरिया की, यहाँ पे पिस्टन फिटेड है कैपिटल ए एरिया की। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे लग रहा है तो कौन सी तरफ हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। देखो इस प्रॉब्लम में जो अभी हमने कुछ देर पहले प्रॉब्लम की थी, इस वाली प्रॉब्लम में ध्यान से देखना, मान लो इसमें मैं सिर्फ मर्क्यूरी डालता हूँ या सिर्फ पानी डालता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ मर्क्यूरी डालूंगा तो दोनों तरफ जो इन दोनों की हाइट आएगी वो एक जितनी आएगी। अगर ये आपके पास एक यू ट्यूब है तो इसमें जो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट, अगर हमने मर्क्यूरी कॉलम डाल दिया, क्योंकि दोनों तरफ का अगर लिम्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कितना लग रहा है P0 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे तो दोनों तरफ से अगर फोर्स बराबर है तो इन दोनों की हाइट तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सेम ही आएगी। यहाँ पे तो फिर इस तरफ इन्होंने पानी डाल दिया ना, लिक्विड डाल दिया, तो उसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया और वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट पुश हो गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ न्यूटन लॉज से एक फील बनती है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कुछ लिक्विड डाल दिया तो मतलब उसका भी तो, उसकी वजह से भी तो कुछ यहाँ पे वजन आएगा और फोर्स लगेगी, तो ये ऊपर पुश हो गया बस, ठीक है। अब वो कितना पुश होगा हमने न्यूमेरिकल में किया था। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाई है अभी, इस फिगर में ये एरिया ज़्यादा है तो यहाँ से फोर्स ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया, और ये एरिया कम है तो यहाँ से फोर्स P0 इंटू स्मॉल है, तो इसलिए नीचे की तरफ पुश हुआ। अब मान लो इसका अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट करती क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज सपोज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ लाइक अ सिंपल मशीन, इट इज़ यूज टू, मतलब हम कम एफर्ट से, जैसे कि अगर आपके पास एक 1000 kg की कार है, ठीक है, उसको लिफ्ट करने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कम से कम 9.8, आपको एक्सटर्नल फोर्स इतनी लगानी पड़ेगी। अगर मैं जी को 10 मान लूँ तो 10,000 न्यूटन्स की फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, एटलीस्ट। लेकिन क्या हम कम फोर्स लगा के भी कार को उठा सकते हैं, 10,000 न्यूटन ना लगानी पड़े? ये लिफ्ट वही काम करती है, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हम थोड़ी सी फोर्स लगाकर हम इस एक हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। तो मान लो अभी मैं ब्लॉक दिखा देता हूँ कार की बजाय, मान लो ये एक हैवी ब्लॉक है, मास कैपिटल M, हम इसको उठाना चाहते हैं, वी वांट टू लिफ्ट। तो एक तो हम इतनी फोर्स लगाएं इसके ऊपर, mg फोर्स अपर डायरेक्शन में लगाएं तो ये ऊपर उठ जाएगा, लेकिन हम कम फोर्स लगा के उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। तो आप देखो, सपोज मैं यहाँ पे स्मॉल फोर्स F लगाता हूँ, तो मेरी ये फोर्स लगाने से इसके नीचे जो पिस्टन के जस्ट नीचे जो पॉइंट है वहाँ पे प्रेशर कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, पहले कुछ होगा पर उसमें अभी ये चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये फोर्स लगाई एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कितना चेंज होगा, फिर जो इस वाली पिस्टन के नीचे पॉइंट है वहाँ पे भी प्रेशर उतनी अमाउंट से चेंज होगा क्योंकि ये इनक्लोज लिक्विड है, तो यहाँ पे भी चेंज इन प्रेशर उतना ही हुआ। तो जो फोर्स आपने यहाँ लगाई है वो यहाँ पे कितनी फोर्स कॉज करेगी, क्योंकि जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो ये पिस्टन ऊपर पुश होगी, तो लेकिन यहाँ पे नीचे से प्रेशर कितना लग रहा है, जो हमने बढ़ाया यहाँ से नीचे से इतना प्रेशर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वो इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स आएगी कैपिटल F वो इतनी आएगी, तो कैपिटल F आएगी कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू स्मॉल f। तो अगर हमने यहाँ पे मान लो 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और मान लो ये जो रेशो है ये हमने सेलेक्ट कर ली 1 लाख है, तो यहाँ पे वो फोर्स कितनी हो जाएगी 2 लाख न्यूटन। आपने तो लगाई थी 2 न्यूटन पर वो मैग्नीफाई होकर यहाँ पे 2 लाख न्यूटन मिली आपको। यहाँ पे आपने 20 न्यूटन लगाई और ये रेशो सपोज 10,000 है, ठीक है, तो देन दिस फोर्स बिकम्स 10,000 टाइम्स, तो 20 इंटू 10,000, तो फोर्स बड़ी होगी मिली आपको, ठीक है। तो मतलब ये कंसेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, बहुत ही इजी है, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो अगर फोर्स बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी तो ज़्यादा एरिया अपॉन कम एरिया, ठीक है, जिस लोड को हमें ऊपर उठाना होता है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, इनटू यहाँ पे आएगा आपके पास जो फोर्स हम लगा रहे हैं एफर्ट, ठीक है, और ये आपको मैग्नीफाइड जो फोर्स मिलेगी, बड़ी होगी जो फोर्स मिली, ठीक है। तो ये एरिया को सिलेक्ट करना है, तो बाकी तो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया, ये आप कर लेना। मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम डाल दी है, इन्होंने इस केस में पिस्टन के एरियाज निकालने के लिए रेडियाई दिए हमें, तो स्मॉलर एरिया आएगा πr², ठीक है, इसको मीटर्स में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम एरियाज की रेशो लेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े वाले पिस्टन का एरिया कितना है, इन्होंने दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखी है मैंने, तो कैपिटल A अपॉन A कितना आएगा 15/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और कितनी चीज़ को हमने, कितने लोड को हमें उठाना है, इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज, हमें इतनी वजन को उठाना है, इतनी। तो मतलब हम चाहते हैं कि जो मैग्नीफाइड फोर्स मिले वो कितनी हो, हम चाहते हैं कि जो फोर्स बड़ी होके मिले वो हमारे पास इतनी फोर्स आनी चाहिए,
इतनी फोर्स आनी चाहिए, और हमें कितनी फोर्स लगानी है वो इस इक्वेशन से निकल जाएगी। तो ये 9 आएगा, इसको 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये आसान है, आप कर लेना इसको। ये एक दूसरी एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। तो वैसे तो ब्रेक्स के कई सारे मैकेनिज्म्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी हमने सीखा था कि एडी करंट्स को यूज़ करके ट्रेन्स को ब्रेक कैसे लगाते हैं। देखो थोड़ा सा ये आपको जस्ट पता होना चाहिए सब बच्चों को, क्योंकि अगर गलती से भी कहीं पूछ लें तो बेसिकली कार्स में ब्रेक कैसे लगती हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही मैकेनिज्म यूज़ होता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म विच कैन बी एम्प्लॉयड। तो जैसे कार को इमेजिन करो 3 डायमेंशन में 4 पहिए हैं, ठीक है। तो ब्रेक पैडल एक जगह होता है जहाँ ड्राइवर बैठता है, तो उसको प्रेस करता है जब ड्राइवर, तो चारों व्हील्स के, तो एक तो उसमें मास्टर सिलेंडर होता है व्हीकल में जो पैडल से कनेक्ट है, और पैडल के नीचे ऐसे एक ट्यूब्स हैं जिनमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड जो मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज़ करेंगे या सही समझते हैं, इसको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो ये पाइप है और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, और ये एक सिलेंडर है जिसको हम मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। इसमें पूरे में लिक्विड है, ये कोई पिस्टन आप इमेजिन कर लो, ये आगे ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। और ये यहाँ से सब ओपन है, ये ओपन है, यहाँ पे भी लिक्विड है ऐसे पूरा। ये एक पहिए के साथ जो छोटा सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, एक स्मॉलर सिलेंडर जो व्हील के साथ लगा हुआ है, व्हील सिलेंडर, और इसमें 2 मूवेबल पिस्टन है, 2 मूवेबल पिस्टन, यहाँ पे लिक्विड है। तो जब यहाँ पे कुछ फोर्स लगाई जाएगी स्मॉल है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इतने अमाउंट से चेंज हो जाएगा, और जो चेंज इन प्रेशर है वो हर जगह पे जाएगा, ट्रांसमिट होगा, तो इसके ऊपर भी चेंज इन प्रेशर लगेगा। तो इसके ऊपर जो चेंज इन प्रेशर हुआ उसकी वजह से इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स आएगी। जब यहाँ से प्रेस किया ड्राइवर ने तो इसके ऊपर फोर्स आएगी, इसके ऊपर फोर्स आएगी, और ये जो ब्रेक शू लग रहे हैं आपको, तो ये पहिया है, ये चीज़ जो है ये व्हील है, ये घूम रहा है, गाड़ी चल रही है। तो जैसी ब्रेक्स लगाई तो यहाँ से प्रेशर ट्रांसमिट हुआ इस व्हील को, 4 व्हील्स हैं और भी व्हील से कनेक्ट होगा ये सिलेंडर दूसरे व्हील से भी। तो ये जो पिस्टन है ये बाहर की तरफ पुश होंगे, तो ये ब्रेक शूज़ इनके साथ लगे हुए हैं, ये बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर के जाके ये व्हील के साथ कॉन्टैक्ट में आ गए, तो ये व्हील फ्रिक्शन से फिर व्हील के रोटेशन को कम करते हैं, और जब ये प्रेशर को रिलीज करता है, हटा देता है, पैर हटा देगा अपना ब्रेक से, तो ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, जब ये ब्रेक शूज बाहर की तरफ पुश है तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा। तो जब यहाँ से प्रेशर को हटाया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, तो ये जो स्प्रिंग्स हैं ये वापस ब्रेक शू को व्हील से अलग कर देंगे। तो बस थोड़ा सा इतना ही आइडिया बहुत है, तो इसमें हम पास्कल लॉ को यूज़ कर रहे हैं। आ जाएगा समझ में, बिल्कुल ही ईजी सा ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो बाकी इसमें न्यूमेरिकल तो ज़्यादा बनते नहीं। बॉइंट फोर्स के बारे में आपने सुना होगा बेटे, ठीक है, तो इसको हम जल्दी से करते हैं, जैसे हमें 10 मिनट्स लगेंगे, और फिर इसके ऊपर एक सिंपल सी प्रॉब्लम, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर बहुत सारे बनते हैं, आप ये बोल सकते हो कि वो एल्जेब्रा की प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हो, दे आर बेसिक एल्जेब्रा प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट कि भी कोई फिजिक्स उसमें चाहिए, फिजिक्स के कंसेप्ट तो छोटे छोटे हैं, बाकी तो मैथमेटिकल चीज़ है इसमें कि न्यूमेरिकल आपको अगर आ गया तो बॉइंट फोर्स क्या है, आप सबको मालूम है कि अगर हम किसी भी लिक्विड में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सपोज आपके पास कोई भी लिक्विड है किसी कंटेनर में, तो अभी मैं एक सिचुएशन आपको दिखाता हूँ, उस सिचुएशन में मैं इस कंटेनर के को पूरा लिक्विड से भर देता हूँ। सपोज मैं इसमें कोई भी लिक्विड लेता हूँ, लेट अस से वाटर, सारी जगह वाटर इमेजिन कर सकते हैं, और मान लो मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक ऐसा सॉलिड हो सकता है कि जिसको हम इस लिक्विड पे रखें तो वो डूब जाए इसमें, सिंकिंग सॉलिड, ठीक है, और एक ऐसा सॉलिड हो सकता है कि आपने सॉलिड इसमें रखा और वो तैरने लग गया, फ्लोटिंग सॉलिड। तो वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है और अगर हम उसको इस लिक्विड में रख देते तो वो डूब जाता है इसमें, लेकिन अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, ठीक है, तो वो फ्लोट करता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर इक्वल होगी तो फिर क्या होगी, किसी सॉलिड की किसी लिक्विड के साथ डेंसिटी इक्वल ही नहीं होती, ठीक है। तो तुम प्रैक्टिकल बात करेंगे तो लिक्विड की तरह ही हो, कहीं भी रख दो वो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सपोज ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आप चाहो तो इसको किसी धागे से बांध सकते हो, और हम एक एक्सपेरिमेंट करें, इस सॉलिड को हम यहाँ लाएं। तो आप कुछ इमेजिन कर लो, पहले ये मान लो कि ये जो सॉलिड है ये सिंक करने वाला सॉलिड है, पहले ये मान लेते हैं। एक इसके अंदर हम ऐसा कोई टब या शैलो कंटेनर रखते हैं ताकि जो पानी ओवरफ्लो करेगा उसको हम इकट्ठा कर सकें। ये अभी ऊपर तक भरा है, अगर आप इसमें एक उंगली भी डालते हो तो पानी बाहर बह जाएगा। ये लोग कहेंगे नहीं सर मैं देखो गिलास में डाल के दिखाऊं, वो तो सरफेस टेंशन की वजह से ऐसे आ जाएगी उसकी फिल्म, इसलिए वो पानी बाहर फ्लो नहीं करता। वो सरफेस टेंशन में समझाएंगे क्यों होता है, अभी सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप इस सॉलिड के कुछ भी पार्ट को इधर लेके आओगे ऐसे, या आपने धागे से इसको पकड़ा होगा खुद से, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉलिड विच गोज इनसाइड द लिक्विड। नहीं, इस सॉलिड की जो टोटल वॉल्यूम है उसको V0 मान लो, तो इस सॉलिड का मास कितना आ जाएगा, इतना, और इसके ऊपर वेट की फोर्स कितनी लग रही होगी, इतनी। सो दिस इज द वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जब भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, उसी फोर्स को हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं। सबको मालूम है ना, पानी के गिलास को बाल्टी में डालोगे तो ऊपर ऐसे स्प्रिंग नहीं करता,
तो व्हेन यू इमर्स अ सॉलिड इन अ लिक्विड एन अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द सॉलिड, दैट इज कॉल्ड और टर्म्ड एज द बॉइंट फोर्स। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड एज द बॉइंट फोर्स। तो इस सॉलिड की कुछ वॉल्यूम अभी हमने लिक्विड के अंदर डाल दी। देखो अगर तैरने वाला सॉलिड होगा तो आप उसको छोड़ भी दोगे तो वो वहीं पे तैरता रहेगा। हो सकता है उसकी थोड़ी सी वॉल्यूम और अंदर जाए और फिर वो तैरने लग जाए, फ्लोट, ठीक है। लेकिन सिंकिंग सॉलिड है तो आप अपने हाथ से लोअर करते जाओगे तो वो अंदर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, भारी है ना वो, ठीक है। विजुलाइज कर पा रहे हो ना इसको, फील लो अपनी। ये नहीं सोचना कि फिजिक्स के फॉर्मूले से पता चलेगा हमें कि सॉलिड डूबेगा। नॉर्मल लाइफ से भी तो रिलेट करो। अगर बहुत हैवी चीज़ है, अगर सॉलिड चीज़ है तो आप धागे, थोड़ी देर के बाद धागा ढीला हो जाएगा। अगर आप प्लास्टिक की बॉल को ऐसे पानी में डिप कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद आपका धागा ढीला नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो तैरने लग जाएगी बस। अगर हैवी बॉल है तो फिर आप उसको अंदर करते हो, धागा कभी ढीला ही नहीं होगा, इट विल नॉट बिकम रिलैक्स। तो सपोज अभी ये VI वॉल्यूम सॉलिड की लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो कितना लिक्विड बाहर ओवरफ्लो करेगा, पहले तो ये बताओ, हाउ मच लिक्विड विल फ्लो आउट ऑफ दिस कंटेनर। जितनी सॉलिड की वॉल्यूम अंदर गई उतना ही लिक्विड बाहर चला गया, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड? VI। अगर ये पूरी की पूरी वॉल्यूम V0 लिक्विड के अंदर चलेगी तो लिक्विड डिस्प्लेस कितना आएगा? द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस विल बिकम V0, ठीक है। तो अभी मान लो VI वॉल्यूम सॉलिड के अंदर है, तो उसने, देखो अगर ये कंटेनर पूरा भरा हुआ नहीं है और लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता, इवन देन द वॉल्यूम डिस्प्लेस इज द सेम VI, ठीक है, क्योंकि कितने लिक्विड को उसने हटा दिया अपनी जगह से। वहां पहले लिक्विड था, अब वो हट गया अपनी जगह से, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस। अब बड़ा इंटरेस्टिंग और ईजी सा रिजल्ट है, जब हम इस सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो इसके ऊपर जो अपवर्ड बॉइंट फोर्स लगती है, जिसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं, छोटी क्लासेस में अप थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉइंट फोर्स? तो अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ सॉलिड इज इमर्स्ड wholly or partially in a liquid, then the upward buoyant force which acts on the solid is equal to the weight of the displaced liquid. Weight of the displaced liquid. तो displaced liquid कितना है? उसकी वॉल्यूम इतनी है। और मास कितना है displaced liquid का? लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। और इसका वेट कितना है? इस लिक्विड का वेट, सॉलिड का वेट नहीं, इसके वेट की बात नहीं कर रहे। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये G होना चाहिए, है ना। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इतना आ जाएगा। तो यही बॉइंट फोर्स है, इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बॉइंट फोर्स की वैल्यू देता है। अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द अपवर्ड बॉइंट फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड होली और पार्शियली इन अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। अब सिंक करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? अगर कोई सिंक करने वाला सॉलिड है, देखो अगर मैं इस सॉलिड, ये सिंक करने वाला सॉलिड है, मतलब डूब जाएगा, तो हम इसके ऊपर वाले जो सरफेस है उसको जब हम यहाँ ले आए और भी नीचे ले जाओ, धागे से भी पकड़ के रखो, ठीक है, तो अब कितनी बॉइंट फोर्स लगेगी? अब जो बॉइंट फोर्स लगेगी, वॉल्यूम लाइंग इनसाइड तो ये है और इतनी बॉइंट फोर्स लग रही है। पर अगर हम सॉलिड को छोड़ दें, देखो वॉल्यूम फोर्स कब बढ़ेगी? अगर वॉल्यूम ऑफ इफ VI इज मोर देन बॉइंट फोर्स इज मोर। तो पहले तो VI कम था, अब VI ज़्यादा है, तो ये मैक्सिमम बॉइंट फोर्स लग रही है अब सॉलिड के ऊपर, क्योंकि उसकी सारी वॉल्यूम आपकी लिक्विड के अंदर चली गई, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं धागे को छोड़ देता हूँ, अगर ये सिंक करने वाला सॉलिड है तो आप छोड़ोगे तो ये नीचे डूबने लग जाएगा, फिर वह यहाँ पे नहीं रहेगा और नीचे जाके यहाँ पे बेस पे जाके चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है सॉलिड के ऊपर, दैट इज मोर देन द मैक्सिमम बॉइंट फोर्स विच कैन एक्ट ऑन द सॉलिड, ठीक है। अब V0 पॉजिटिव है तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ से कैंसिल करने के लिए दोनों चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर ये अगर ऐसे कैंसिल करोगे तो ये ऐसे हो जाता है, अगर एक दोनों में से एक नेगेटिव है तो, ठीक है। तो अब इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि डूबने वाला सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, तभी वो डूबता है। और अगर तैरने वाला सॉलिड है फिर क्या होता है? फिर हम ये पाते हैं कि अगर आप लिक्विड की कुछ वॉल्यूम अंदर इंसर्ट करते हो, सॉलिड की कुछ वॉल्यूम लिक्विड के अंदर डालते हो, सपोज VI, तो उस वॉल्यूम के लिए ही जो बॉइंट फोर्स है वो वेट ऑफ द सॉलिड को बैलेंस कर देती है, इसके साथ बैलेंस हो जाएगी। ये G है, ये भी G है, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज अ सर्टेन वॉल्यूम VI ऑफ द सॉलिड लाइंग इनसाइड द लिक्विड, तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना आएगा? VI इंटू ρl इंटू G, ये बॉइंट फोर्स, और ये इसको बैलेंस कर देती है, इट बैलेंसेस, ठीक है। तो G दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, अंडरस्टूड। अब VI ज़्यादा है या V0? V0 ज़्यादा है, तो ρs क्या होना चाहिए? ρl से कम, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है ना जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब V0 तो ज़्यादा वॉल्यूम है, ये कम वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ρs शुड बी लेसर एंड ρl शुड बी मोर।
तो जब सॉलिड की डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करता है, बॉयंट फोर्स वेट को बैलेंस कर लेती है। आ रहेगा बेटे समझ में? आप अपनी कोक की ग्लास में अगर पानी डालते हो तो क्या होता है, ठीक है, पानी की आइस डालते हो तो क्या होता है, आइस सिंक करती है, फ्लोट करती है, फ्लोट करती है ना, बिकॉज आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से, ऐसा बोलते हैं। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन एक वैसी हाई फाई चीज़ बना दी है, बाकी बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है कि अगर सॉलिड के वेट को बॉयंट फोर्स बैलेंस कर देती है, ये वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है, तो देन द सॉलिड डज नॉट सिंक, जिसी को लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं, या ऐसे बोल देते हैं इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन द सॉलिड फ्लोट्स। वजह मैंने आपको बता दी, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी चीज़ें बड़े आराम से हो जाएंगी। ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ बेटे, देखो अब इसमें 700 ग्राम्स का सॉलिड क्यूब, और ये सॉलिड क्यूब है, इसकी एज लेंथ भी दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगी, और इसकी मास भी आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर तो अलग है, ये सॉलिड क्यूब किस चीज़ का इन्होंने दिया नहीं, फ्लोट करता है, तो हमें क्या करना है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज लाइज इनसाइड 700 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एज फ्लोट्स इन वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर। ये सॉलिड क्यूब है, तो इसकी डेंसिटी अगर सॉलिड की रो एस है, ठीक है, तो ये इसका मास है, और इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लगेगी वो इतनी आएगी। ये जब आपने इस सॉलिड को ये लिक्विड में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, वाटर ही है ना, वाटर, ठीक है, ऐसे ये, तो इसकी कुछ ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, हैविंग फ्लोट्स, फ्लोट का मतलब इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ये टोटल वॉल्यूम को V0 से दिखा देते हैं, ठीक है, इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी आएगी, मान लो सॉलिड की जो वॉल्यूम अंदर लाई करती है वो Vi है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, ये इक्वेशन है। तो अब ये कैंसिल हो गया, अब ये वॉल्यूम अंदर कितनी है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये h है, h हाइट ऑफ द क्यूब लाइज इनसाइड द वाटर, तो ये V0 Vi कितना आएगा, Vi इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, एरिया ऑफ द फेस, अगर फेस के एरिया को मैं A से दिखा दूं, इंटू h, ये इसकी वॉल्यूम आएगी, क्योंकि क्यूबॉइड बन रहा है, इसका बेस स्क्वायर है, और ये तो Vi की वैल्यू आ गई, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम कितनी आएगी, L0 क्यूब, या L0 दिया तो L0 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये इक्वेशन बन गई। अब हमको इसमें से h निकालना है, ए भी हमें मालूम है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा, L0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, L0 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू h। तो अब हमें निकालना है h की वैल्यू, L0 तो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, तो इसको हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है आपको दी हुई है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000, SI में दी हुई है, ये देखो अब आप ये SI में दिए, तो ये डेंसिटी इसकी सॉलिड की डेंसिटी भी SI में ले लेना, तो जैसे आप कह रहे हो 700 ग्राम्स, तो इसको 0.7 कर दें केजीज में, और इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी L0 का क्यूब, ठीक है, कर दोगे, कितना आएगी वॉल्यूम इसकी, L0 कितना है 1/10 मीटर, ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 1/1000, ठीक है, तो यहाँ पे आपने L0 को लेना है मीटर्स में, तो 1/1000 ये आ गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 700, ठीक है, 700 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है। अब ये यहाँ पे 700 डाल दो, ठीक है, तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए, ये 0.7 इंटू ये क्या था, लेंथ L0 10 सेंटीमीटर्स, तो 0.7 सेंटीमीटर्स इसके अंदर आ जाएगा, ये कितना है 700.7 सेंटीमीटर्स, तो 7 सेंटीमीटर्स लेंथ अंदर आएगी, 7 सेंटीमीटर्स लेंथ अंदर आएगी और 3 सेंटीमीटर्स बाहर आएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसमें। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। चलो अब ये आपके पास फ्लूइड स्टैटिक्स वाले तो सारे आइडियाज़ लगभग डिस्कस हो गए। अब हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, अब इसमें लिक्विड फ्लो करेगा, पहले तो मोस्टली लिक्विड रेस्ट के ऊपर ही था, पर देखो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब ये नहीं कि लिक्विड रेस्ट के ऊपर है, हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है नेट फोर्स ऑन एवरी सेक्शन ऑफ द लिक्विड इज जीरो। तो डायनेमिक्स में हम फ्लो ऑफ लिक्विड्स को पढ़ते हैं, जैसे आप सबको पता है कि पानी जो है, जो हमारे घर में सुबह पानी आता है वाटर सप्लाई से, तो उसमें बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, उनमें वाटर फ्लो करता है, तो पाइप्स किस शेप की होती हैं, दे आर यूजुअली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बाकी अपने इसमें न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, उसमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की पाइप्स की बात की होगी कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है या लिक्विड फ्लो कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव टू टॉक अबाउट वाटर ओनली,
ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल की शेप का आएगा, ठीक है। बस अब लिक्विड रेस्ट के ऊपर नहीं है, लिक्विड इज फ्लोइंग। तो लेकिन अब लिक्विड को फ्लो करते हुए आप देखोगे, किसी अगर आप नदी के किनारे जाके खड़े हो जाओगे तो वहाँ पे तो आप पानी को जो ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मोशन है, ठीक है, बिकॉज एकदम पानी ज़ोर से चलता है, कभी रॉक्स के अराउंड गोल घूमता है, कभी अजीब सा मोशन होता है। तो हमको सिर्फ एक ऑर्डरली फ्लो पढ़ना होता है। वी हैव टू स्टडी वेरी सिंपल सिचुएशन जिसको हम मैथमेटिकली स्टडी कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कि मैथमेटिकली हमें क्या सिंप्लीफिकेशन करनी होती है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, हम क्या एज्यूम करते हैं, क्या सिंपल करने के लिए हम मानते हैं। पहले आपको ये समझना चाहिए कि जैसे वहाँ पे जब हम फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड की बात करते हैं या लिक्विड की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने एक लिक्विड को इमेजिन किया जो कि इक्विलिब्रियम में है, और हमने कहा कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था कि लिक्विड के हर पॉइंट के साथ कुछ प्रेशर एसोसिएटेड है, देयर इज प्रेशर एसोसिएटेड विद एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें प्रेशर तो इसमें भी आएगा, वो प्रेशर जाएगा नहीं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर विल बी देयर, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। लेकिन अब एक और चीज़ है, अगर हम लिक्विड के किसी भी पार्टिकल की बात करें तो उसकी कुछ वेलोसिटी आएगी, लेट अस से v1, और जो यहाँ पे लिक्विड का पार्टिकल है उसकी भी कुछ वेलोसिटी आएगी, लेट अस से v2। अभी मैंने दोनों अलग डायरेक्शन में बना दी, पर हमको मोस्टली सिंपल फ्लोज ही पढ़ने होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह लिक्विड की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ सिंपल चीज़ें हम करेंगे। अभी देखो, तो मतलब एवरी पॉइंट जिस स्पेस में लिक्विड फ्लो कर रहा है, हर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड कुछ वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये वेलोसिटी फील्ड है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे फ्लोइंग लिक्विड में बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड कैन बी एसोसिएटेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v1 है जो लिक्विड का पार्टिकल है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 बन जाती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि स्पेस में हर पॉइंट के साथ कोई वेक्टर जुड़ा हुआ है, तो दैट इज अ फील्ड। तो आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया लिक्विड को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे कि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब यह है कि लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे 9th क्लास की बुक में दिया ना, सिरिंज को दबाते हैं तो वॉल्यूम कम नहीं होती। इलास्टिसिटी में तो हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम कम हो सकती है, बहुत थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वाटर का बल्क मॉडुलस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी लिक्विड के फ्लो को पढ़ने के लिए हम ये मान लेंगे कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट है। तो जब लिक्विड फ्लो करेगा उसकी डेंसिटी नहीं चेंज होगी। तो इसका इफेक्ट आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है। अगर आप अपने गार्डन में पानी दे रहे हो तो आप क्या करते हो कि वॉट जो गार्डन होज होती है, जिसको हम पाइप बोलते हैं पानी की, आप उसको ऐसे अंगूठे से बंद करते हो, तो बंद करने से पानी की स्पीड तेज़ हो जाती है, क्योंकि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। अब वो क्यों तेज़ हो जाती है वो अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है जब वो फ्लो कर रहा है। हम एज्यूम करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस बिल्कुल एब्सेंट है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड में नहीं लग रही, और हम एज्यूम करेंगे कि फ्लो इज इरोटेशनल। ये तो इसका तो कोई यूज़, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। जैसे अगर मैंने अभी एक वेलोसिटी फील्ड दिखाई थी, अगर उस वेलोसिटी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि फील्ड इज इरोटेशनल, ठीक है। तो लेकिन इसको भी हम डेल, और कर्ल क्या होता है ये डेल ऑपरेटर मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। स्कूल के अंदर तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट अब आपको लेना है vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम इरोटेशन को कैसे समझते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम साथ मिला के पढ़ते हैं। स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रीमलाइन एंड स्टेडी मीन द सेम थिंग, बट स्टेडी को पहले समझो। स्टेडी मीन्स कांस्टेंट, द वर्ड स्टेडी मीन्स कांस्टेंट। तो अगर लिक्विड किसी भी जगह पे फ्लो कर रहा है, मान लो ऐसा कोई आपका जो गार्डन होज जिसको हम बोलते हैं, पानी की पाइप है, ये रबर की बनी हुई है, लेट अस इमेजिन, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है और यहाँ पे जो लिक्विड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है, मान लो इस पॉइंट का नाम है A, और यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, पॉइंट है B, उसके ऊपर लिक्विड की वेलोसिटी है v2, और यहाँ पे एक और पॉइंट है मान लो C, और C पे जो लिक्विड का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी वेक्टर है v3। ये वेलोसिटीज़ हैं जो पानी यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी है, वाटर मॉलिक्यूल मान लो, उसकी वेलोसिटी v1 है। अब फ्लो को स्टेडी कब बोलते हैं, इसमें तो बहुत सारा हर जगह पे वेलोसिटी आएगी, लेकिन किसी भी फ्लो को हम स्टेडी तब मानते हैं, स्टेडी मीन्स कांस्टेंट, जब एक पॉइंट की, मतलब ए पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा उतनी ही रहे। मतलब ये वाला पानी या लिक्विड तो बह के आगे चला जाएगा, पीछे से कोई लिक्विड फ्लो करके ए पे आएगा, तो पीछे से जब कोई लिक्विड फ्लो करके ए पे आएगा, अगर उसको उतनी वेलोसिटी मिले जितनी पहले जो लिक्विड यहाँ पर था उसकी थी, मतलब ए पॉइंट, इफ द पॉइंट ए इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन फिक्स्ड वेलोसिटी ऑफ वाटर या ऑफ द लिक्विड, देन द फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी। मतलब अभी बी पे जो लिक्विड है वो फ्लो करके आगे चला गया कहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद पीछे से लिक्विड आया और वो बी पे आया, तो जब जो लिक्विड बी पे आया
तो उसकी वेलोसिटी इतनी ही बन जाए, अगर जो पहले जो बी पे जितना भी लिक्विड गया उसकी उतनी वेलोसिटी थी, तो अगर हर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसे फ्लो को हम स्टेडी बोलते हैं। और ऐसे फ्लो को विजुलाइज करने के लिए, मतलब उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाने के लिए कई बार हम स्ट्रीमलाइन से दिखाते हैं। स्ट्रीमलाइंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रीमलाइंस का मतलब ये होता है कि ऐसे फ्लो में आमतौर पे ये देखा जाएगा कि ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जैसे ए में से जो लिक्विड पास होगा वो सबकी वेलोसिटी ए बनती जाएगी। तो ए में से लिक्विड के पार्टिकल्स एक प्रोसेशन में चलेंगे, प्रोसेशन मीन्स एक के बाद एक आते जाएंगे और उनकी वेलोसिटी v1 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 बनती जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड में से जो लिक्विड ए पॉइंट में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके फ्लो को इमेजिन करने के लिए मैं एक ऐसा कर्व बना सकता हूँ। ये एक मैंने कर्व बनाया है, इस कर्व को स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैसी ये स्ट्रीम लाइन है। अ स्ट्रीम लाइन शोज द पाथ टेकन बाय एनी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे एक लिक्विड का पार्टिकल है, अगर वो इस पाथ में फॉलो करता है तो इस पार्टिकल के पीछे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी प्रोसेशन में इसी पाथ को यदि फॉलो करते हैं तो हम उस पाथ को ऐसे स्ट्रीमलाइन बना के दिखाते हैं। तो इस स्ट्रीमलाइन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। एनसीईआरटी की बुक में बताया हुआ है कि स्ट्रीमलाइन एक ऐसा कर्व है कि ए पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है, बी पॉइंट पर जो पार्टिकल है, तो उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं, मतलब ये एक ऐसा कर्व होता है स्ट्रीमलाइन की वेलोसिटी उनके साथ टेंजेंट बन जाए, ठीक है। स्ट्रीमलाइन इज सच अ कर्व दैट एट एनी पॉइंट ऑन इट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन बेसिकली पाथ दिखा रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस रास्ते में चल रहे हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस रास्ते पे चल रहे हैं। और ये जो बाहर वाली क्या है, हो सकता है ये कोई हार्डवेयर हो, मतलब रबर की ट्यूब हो या प्लास्टिक की, जो भी कोई पॉलीमर कुछ भी, लेकिन अंदर जो हम बना रहे हैं वो क्या है, वो हम स्ट्रीमलाइंस बना रहे हैं। स्ट्रीमलाइंस मीन्स द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। और अगर इन स्ट्रीमलाइंस की इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है, मतलब यहाँ वाला लिक्विड अगर ऐसे नहीं आया और यहाँ वाला लिक्विड अगर ऐसे नहीं गया, तो ये एक ऑर्डरली फ्लो हो जाता है, ऑर्डरली फ्लो। तो ऐसे फ्लो को हम इरोटेशनल बोलते हैं। अभी हम इरोटेशनल को यही समझ के चलेंगे कि ऐसे ऐसे अजीब से तरीके से पानी फ्लो नहीं कर रहा। बाकी इस अजीब तरीके के फ्लो को भी पानी ऐसे लिक्विड ऐसे चला गया और ऊपर वाला ऐसे आ गया, जो कि कॉम्प्लेक्स मोशन है, ऐसे फ्लो को कई बार टर्बुलेंट फ्लो भी बोलते हैं। तो बेसिकली वी कैन इमेजिन टू टाइप्स ऑफ फ्लो, स्टेडी जिसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्ट्रीमलाइन से लिक्विड के फ्लो को दिखाया जा सकता है, ठीक है, और टर्बुलेंट जो कि उसका ऑपोजिट है, कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ मोशन। जो मैंने आपको स्ट्रीमलाइन के बारे में बताया वो इन पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी की फिगर है, पार्ट टेकन बाय अ फ्लूइड पार्टिकल अंडर अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी मीन्स हर पॉइंट की वेलोसिटी उतनी है, ठीक है, समझ में आपको। तो ये बिल्कुल ही आसान सी चीज़ है बेटे, इसको एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो आप ये हमने सारे पॉइंट्स कर लिए ना, हाँ। अब देखना, अब जो फर्स्ट चीज़ हमें फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़नी है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो ये स्कूल्स में आता है, जैसे किसी में 2 मार्क्स का आ जाएगा, किसी में 3 मार्क्स का आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इंपॉर्टेंस क्या है फ्लूइड फ्लो पढ़ने की? हीट भी वैसी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट भी वैसी फ्लो करता है जैसे फ्लूइड फ्लो या लिक्विड फ्लो करते हैं। तो उनमें क्या कॉमन है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बताया फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, नॉन विस्कस लिक्विड, स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो है जो कि रोटेशन है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। लिक्विड जब फ्लो करेगा तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले पढ़ते हैं। ये जो फिगर बनी हुई है अभी, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझाने के लिए ही बनी हुई है। तो एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइंस को हम ट्यूब बोलते हैं। जब बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस को हमने एक साथ डायग्राम बनाया उसको हम ट्यूब बोलते हैं, इट इज़ अ ट्यूब ऑफ फ्लो। तो ये एक ट्यूब ऑफ फ्लो है, इसके अंदर और सारी स्ट्रीमलाइंस बन सकती हैं पर मैंने बनाई नहीं, ठीक है। तो आप बहुत ही स्मॉल साइज की ट्यूब इमेजिन कर लो, मतलब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यूजुअली सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेने होते हैं, ठीक है। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बहुत ही कम है, लेकिन ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। ट्यूब की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मान लो ये जो यहाँ पे जो पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये हमने यहाँ पे भी लिक्विड फ्लो कर रहा होगा और भी ऊपर कर रहा होगा, हो सकता है। हमने उसका एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट कंसिडर किया और ये एक वर्टिकल लाइन बना दी, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, उसको मैंने मान लिया पी एस के ऊपर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लिया A1, और ये QR पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने मान लिया A2। समझे आपको? अब यहाँ पे लिक्विड है और ये लिक्विड मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। पीछे भी लिक्विड है, वो भी फ्लो कर रहा है, आगे भी लिक्विड है, वो भी आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। द होल ऑफ द लिक्विड इज फ्लोइंग लाइक दिस, इन दिस सेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं ये मान लूँ कि जो ये पीछे वाला PS सेक्शन है, इसके हर पॉइंट पे मीन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल इज v1, ठीक है। तो हमको ये देखना है
कि अगर मैं थोड़ी सी पीछे तक चले जाऊं तो वहां पे भी वेलोसिटी लगभग v1 ही होगी, मतलब पीछे वाले लिक्विड की अगर हम बात करें, ये अगर बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो वी हैव टू आस्क कि अगर इन सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी को ऑन एन एवरेज मैं v1 मान लेता हूँ, इन सब लिक्विड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी को मैं v1 मान लेता हूँ, तो मैं बात करूँगा कि t1 टाइम में कितनी लिक्विड की वॉल्यूम इस स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करके आगे चली जाएगी, या इस सेक्शन को बोल, इस सेक्शन को क्रॉस करके आगे चली जाएगी t1 टाइम dt टाइम में। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्रॉसेस दिस स्ट्रेट लाइन और दिस सेक्शन इन dt टाइम। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये हम पहले कई बार कर चुके हैं, क्योंकि ये लिक्विड जो ये लिक्विड का पार्टिकल है v1 स्पीड से जा रहा है, तो dt टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ये वाला भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, या ये, तो मतलब जो इसको क्रॉस करने वाला लिक्विड है वो यहाँ से अगर मैं v1 इंटू dt लेंथ पीछे जाता हूँ वो इसको क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो v1 इंटू dt मल्टी, ये तो लेंथ हो गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच क्रॉसेस दिस सेक्शन। अब ये लेंथ कवर करने वाला क्यों क्रॉस करे, हम न्यूटन लॉज में कर चुके हैं। अब मेरे से अब न्यूटन लॉज आप अपने, अगर नहीं आर्गुमेंट आपको याद है एक बार जाके विजिट करना और फिर पूछना। तो dt टाइम में जो लिक्विड इसको क्रॉस कर रहा है सेक्शन को, दैट इज द लिक्विड विच इज कमिंग फ्रॉम अ लेंथ v1 इंटू dt ऑफ द लिक्विड सेक्शन, क्योंकि जो यहाँ लिक्विड है वो तो यहाँ क्रॉस कर नहीं पाएगा, यहाँ से v1 dt डिस्टेंस पीछे चले जाओ, तो ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इस PQRS सेक्शन में घुस गई, PQRS वाले पार्ट में इतनी वॉल्यूम यहाँ से आगे चली गई। तो अब इससे तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ जाएगी PQRS में, अनलेस एंड अनटिल उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर नहीं फोर्स होता, जितनी वॉल्यूम इसके अंदर आई है उतनी वॉल्यूम QR से बाहर जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिक्विड के पार्टिकल्स की मीन वेलोसिटी को v2 मान लूँ, तो इस QS लाइन, QR लाइन को कौन से लिक्विड के पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे, जो यहाँ से ये लिक्विड dt टाइम में कोई भी लिक्विड का पार्टिकल यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल इतना आएगा। तो जो लिक्विड इसको क्रॉस करेगा dt टाइम में वो इससे v1 v2 dt लेंथ पीछे चले जाओ, वहाँ पे जो लिक्विड है वो इसको क्रॉस करेगा, तो वो लिक्विड कितना आएगा, ये तो लेंथ है और ये इसकी ये सिलेंडर बन जाएगा ना छोटा सा, ये वो लिक्विड है जो क्रॉस कर रहा है v1 dt लेंथ का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, तो ये लिक्विड है जो कि बाहर निकला। अब जितनी वॉल्यूम इसके अंदर घुसी है PQRS में उतनी वॉल्यूम PQRS से बाहर जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लिक्विड की डेंसिटी वेरी करेगी, या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज। ज़्यादा लिक्विड चला गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी PQRS में, कम लिक्विड आया और अगर यहाँ से ज़्यादा लिक्विड आ गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो dt को दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो देखो कितनी ईजी सी इक्वेशन आती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो मॉडल्स हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए पढ़ते हैं और जो मॉडल हम हीट के करंट के लिए, हीट के फ्लो के लिए पढ़ते हैं, उनमें भी ये आइडियाज़ अप्लाई करते हैं। मतलब अब मान लो ये हीट का, ये कोई सॉलिड मेटल का कंडक्टर है, ये मेटल का कंडक्टर है जो अभी हम देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अ ट्यूब ऑफ फ्लो PQRS इज अ पार्ट ऑफ अ मेटल यू कैन से ब्लॉक, ठीक है। तो PS और QR, तो PS को dt टाइम में कितनी हीट क्रॉस करके इसमें घुसेगी PQRS में, उतनी हीट को QR से आगे बाहर निकलना होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट में हम बोलते हैं कि PQRS एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर का पार्ट है, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, न्यूट्रल है मान लो ये। अब dt टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज PS को क्रॉस करके इसके अंदर घुस गया, उसको हम बोलते हैं करंट। तो उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज QS से बाहर भी पुश होना चाहिए, मतलब चार्ज इनकम्प्रेसिबल है, हीट इनकम्प्रेसिबल है, तो चार्ज और हीट दे फ्लो लाइक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स, इसलिए हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये इफेक्ट आप देखते हो जब आप पानी डालते हो गार्डन में, तो ये आपके घर में जो पानी की पाइप है वो है जिससे आप अपने गमलों में या लॉन में पानी दे रहे हो और पानी का प्रेशर कम है तो पानी यहीं तक पहुंच रहा है, पर आप इसको दूर पहुंचाना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, हम अंगूठे से इसको रोक देते हैं। तो अब क्या है, आप रोकने की कोशिश करोगे इसको, तो dt टाइम में जितना पानी यहाँ से निकलना है उतना तो निकलेगा ही। अगर आपने एरिया को कम कर दिया, क्योंकि AV कांस्टेंट है ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, पहले इतना एरिया था जब आपने रोका नहीं था, ठीक है, तो वेलोसिटी थी मान लो V1 और एरिया इतना था। अब आपने एरिया को चेंज कर दिया, अब एरिया को कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो पानी दूर तक जाएगा। यही तो हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आएगा बेटे समझ में। NCERT में इससे रिलेटेड बड़ी अच्छी सी कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ईजी सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है स्प्रे पंप की, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है कैपिटल A इज इक्वल टू 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा बेटे आपको। और इसका जो दूसरा एंड है उसके अंदर फाइन होल्स हैं, मतलब ये पूरी सॉलिड मेटल है बट बीच में होल्स हैं, ऐसे ऐसे स्मॉल होल्स हैं, यहाँ से पानी नहीं निकल सकता, इन होल्स के अंदर से निकल सकता है पिचकारी की तरह से, ठीक है। तो अब इन होल्स का डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा,
रेडियस आएगा 10⁻³ मीटर्स। इसको भी आप चाहे तो मीटर्स में ले लो, 8.0 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हर चीज़ को मीटर स्क्वायर में कर लो, चाहे वो आपकी मर्जी है। अगर हम ये मानते हैं कि इसके ये देखो ये क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर्स पर मिनट, सबसे अच्छा यूनिट साथ रखा करो, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी है a1 इंटू v1, a1 कितना है ये, ठीक है। a1 इज हाउ मच 8.0 इंटू 10, 8.0 ही ले लेते हैं, इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि यूनिट्स का ध्यान रखना चाहिए इसमें। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने दो, इसको मीटर पर मिनट में ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a1 v1 हो गया। अब जितना लिक्विड यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो उतना ही dt टाइम में जितना लिक्विड इस भाग के अंदर घुसा उतना ही यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। तो मतलब a2 v2 एंड a1 v1 हैव टू बी सेम। तो a2 v2 कितना आएगा? अब यहाँ पे कितना एरिया मिल रहा है? ये तो सॉलिड है, यहाँ से तो निकल नहीं सकता, होल में से निकल सकता है। तो होल का एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, लेकिन उन्होंने दिया 40 होल्स हैं, तो ये इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इंटू यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो आपको निकालनी है। तो अगर आप इस एरिया को भी किस में लेते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, और जो वेलोसिटी आएगी वो आपके पास मीटर पर मिनट में ही आ जाएगी। कर लोगे कैलकुलेशन? तो ये सिंपल एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी देखो अब इसमें ये बर्नौलीज थ्योरम है, और बर्नौलीज थ्योरम हम डिराइव ना करें बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसका समझना और एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे एडवांस में बच्चे प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन को 5 मिनट सुन लेते हो तो, ठीक है। बहुत बड़ा नाम लग रहा है बर्नौलीज थ्योरम, बट बिल्कुल सिंपल से आइडियाज़ हैं। तो नॉर्मल जो सीबीएसई की क्लास में उसमें हम कोई डेली लाइफ एग्जांपल्स देके इसको रिलेट करते हैं। अभी हम सिर्फ स्पेसिफिक जो हमारे सिलेबस में है उन्हीं को करेंगे। तो व्हाट इज़ द बर्नौलीज थ्योरम? तो पहले मैं आपको सिंपल टर्म्स में थ्योरम बता देता हूँ जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाइज टू अ फ्लोइंग लिक्विड। विच लिक्विड? एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड। एक ऐसा लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, स्ट्रीमलाइन और स्टेडी मैनर में अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करती है। अगर लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब विस्कोसिटी है, तो बर्नौलीज थ्योरम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर लिक्विड की डेंसिटी वेरी कर रही है एज इट फ्लोज तो भी हम बर्नौलीज थ्योरम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है, इस फिगर को ध्यान में रखो, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो 3 टर्म्स, बर्नौलीज थ्योरम में 3 टर्म्स होती हैं। जैसे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में तो लेफ्ट साइड पे भी एक टर्म है और राइट साइड पे भी एक टर्म है। बर्नौलीज थ्योरम में लेफ्ट साइड में भी 3 टर्म्स है, राइट साइड में भी 3 टर्म्स है। तो जैसे ये वाला पॉइंट है, दिस इज अ इनफाइनाइटेसिमल ट्यूब, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो बहुत ही कम है, ठीक है, काफ़ी कम है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर प्रेशर को मैं P बोलता हूँ, P मतलब इन सब पॉइंट्स के ऊपर जो मेन प्रेशर है उसकी वैल्यू अगर P है, चलो ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है तो इसको हम P1 ले लेते हैं, P1। और यहाँ पे जो लिक्विड है फ्लो कर रहा है इस पॉइंट, इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे लिक्विड की मीन वेलोसिटी को अगर हम V1 बोल देते हैं तो ये आ गया हाफ रो V1 स्क्वायर, mv स्क्वायर नहीं है, रो V स्क्वायर बाई 2, हाफ रो V स्क्वायर। तो 2 टर्म्स तो आ गई, 3 टर्म्स हैं, एक टर्म बीच में भी आएगी। बीच वाली टर्म ऐसे आती है। बीच वाली टर्म लिखने के लिए पहले हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस लेवल दिखाना होता है। मान लो अर्थ सरफेस को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल मानते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन की जो मीन हाइट है अबव दिस रेफरेंस लेवल, अगर वो h1 है तो यहाँ पे लिखते हैं रो g h1। ये बर्नौलीज थ्योरम की 3 टर्म्स हैं। इसको कई लोग प्रेशर हेड, इसको ग्रेविटेशनल हेड, इसको कई बार बोल लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हेड, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हेड, इसको काइनेटिक एनर्जी हेड। हेड मतलब इस टर्म में 3 चीज़ों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, और ये फोर्स है बेसिकली, ठीक है। तो कैसे फोर्स है वो अभी हम डेरिवेशन करेंगे तब समझ में आएगा। पहले ये तीनों टर्म्स याद करो। कॉम्पिटिशन के लिए तो बस ये 3 टर्म्स पता होनी चाहिए, किसी में भी आपको डेरिवेशन यूज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा। तो अब सेकंड पॉइंट पे ये तीनों टर्म्स, यहाँ पे अगर मीन प्रेशर है P2, इसकी हाइट अबव द सेम रेफरेंस लेवल अगर H2 है, ठीक है, और यहाँ पे जो मीन वेलोसिटी अगर वो V2 है तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो पहले तो ये याद कर लो, और लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इन तीनों टर्म्स का सम ये याद हो जाएगा बेटा, तीनों टर्म्स याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे बनता है? तो हम ये बोलते हैं कि ये इक्वेशन प्रूफ कैसे बनता है। बर्नौलीज थ्योरम इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम टू अ फ्लोइंग लिक्विड। जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम फ्लोइंग लिक्विड को अप्लाई करते हैं, जो लिक्विड इस ढंग से फ्लो कर रहा है, स्टेडी मैनर, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, तो यदि फ्लोइंग लिक्विड को वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दी जाए तो ये इक्वेशन बनती है।
और आप देखो कैसे बनती है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। प्रूफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितनी ज़रूरी है कंपटीशन वाले बच्चे उतना कर लें, स्कूल वालों के लिए ज़रूरी है। ये रेफरेंस लेवल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, इसकी मीन हाइट h1, इसकी मीन हाइट h2, ये एक स्मॉल सेक्शन है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम PS और QR पहले की तरह से हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू में था, लेकिन अब हम इस लिक्विड की बात कर रहे हैं कि ये लिक्विड T टाइम पे अगर यहाँ पर है तो थोड़ी देर के बाद ये पूरा का पूरा लिक्विड कहाँ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा लिक्विड थोड़ी देर के बाद अपनी जगह शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ आ गया। पहले ये यहाँ था T टाइम पे, T प्लस dt टाइम पे ये यहाँ आ गया। अब हमें बात क्या करनी है, हमें ये बात करनी है कि इस लिक्विड की टोटल एनर्जी कितनी चेंज हुई है, व्हाट इज द टोटल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। और जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी में इस लिक्विड जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आए वो नेट वर्क डन ऑन दिस सेक्शन ऑफ द लिक्विड के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें लिखनी है। तो पहले आप ये बताओ कि इसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है। देखना बड़ा ही इजीली आप बता पाओगे, अगर ये लिक्विड स्टेडी मैनर में फ्लो कर रहा है तो ध्यान से देखना, इन सब ये सब पार्टिकल्स जो यहाँ पर है ये तो पहले भी इसके अंदर थे और अब भी अंदर है, इनके तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हुआ। इस लिक्विड सेक्शन की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ एंड्स के ऊपर में, ये वाले PS अब यहाँ आ गया, तो ये वाली जो सारी काइनेटिक एनर्जी थी अब हमें ये इस सेक्शन में गिननी नहीं चाहिए, वी शुड नॉट काउंट इन दिस, समझे। और ये वाला लिक्विड हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट पहले इस सेक्शन में नहीं था, ठीक है, तो ये अब इसके अंदर आ गया, तो इसको हमें इसमें काउंट करना चाहिए। मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंजेस कहाँ हुए, बीच वाले पार्ट में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, जो बीच वाला सेक्शन है ये जब PQRS यहाँ था, समझ में आपको, PQRS जब यहाँ था, ठीक है, तो ये सारे लिक्विड के पार्टिकल्स अंदर थे, इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो। अगर मान लो यहाँ पे 1 करोड़ पार्टिकल है, सबकी हाफ m1v1 हाफ m2v2 ऐड कर दो, तो जब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या अब भी वो पार्टिकल्स वहाँ हैं या आगे चले गए, वो तो आगे चले गए पर उनकी जगह दूसरे हैं, उनकी तो इतनी वेलोसिटी है स्टेडी फ्लो में, तो इसका मतलब वहाँ तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो चेंज कहाँ हुआ, अब देखो, अब जब मैं PQRS को यहाँ पे ले रहा था, इधर ले रहा था, तो ये वाली वेलोसिटीज इसके बाहर थी, ठीक है, और ये वाली वेलोसिटीज हम इसके अंदर ले रहे थे, लेकिन जब PQ यहाँ से यहाँ आया तो अब ये वाली वेलोसिटी हम इसके अंदर नहीं लेंगे, ऐसे ही ये वाली वेलोसिटी पहले अगले में गिनी जा रही थी, ठीक है, लेकिन अब जब ये यहाँ आ गया तो अब ये सारे पार्टिकल इसके अंदर आ गए, तो ये अब इस सेक्शन में आ जाएंगी, समझ में आपको। तो इसने गेन कितनी काइनेटिक एनर्जी की है, गेन तो यहाँ पे की है, तो ये कितना मास है, व्हाट इज दिस मास, तो ये बिल्कुल इजी है, अगर मैं इसको 1 दिखाया ना, इसको 2, तो A2V2 dt, ये तो वॉल्यूम है, ये वाली वॉल्यूम जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि ये पार्टिकल V2 dt डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे dt टाइम में, ये वॉल्यूम है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मास है, इसका मास, ऐसे ही इसका जो मास आएगा वो भी सेम आएगा, क्योंकि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया V1 इंटू dt टाइम में, इस लिक्विड ने, ये सारे पार्टिकल थे, ये पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया V1 इंटू dt, तो ये लेंथ कितनी आई V1 इंटू dt, ये V1 है, और मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, अब A1 V1 और A2 V2 तो सेम होते हैं, ठीक है, और ये वाला मास है, इसका जो मास अब बाहर चला गया वो इतना है, और जो मास अंदर आ गया वो इतना है, तो दोनों मासेस सेम आ रहे हैं कि नहीं, बोथ मासेस आर सेम। अब इसके जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ हाफ m, ये वाली स्पीड कितनी थी V2, तो ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो लॉस हो गई, और ये वो काइनेटिक एनर्जी जो गेन हो गई, क्योंकि ये तो अंदर आ गया जिसके, और ये वो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m(v1)² हाफ m(v1)² जो लॉस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो अब बाहर चली गई है वो इतनी है, तो पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी थी इतनी मान लो, अब उसमें फ़ायदा कितना हुआ, ये ऊपर वाला ये गेन है, ठीक है, और लॉस कितना हुआ, ये क्लियर है, तो चेंज कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में, तो इससे न्यू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फाइनल, ये इनिशियल थी, तो जो चेंज आया वो कितना आया, दिस माइनस दिस, ये इतने का चेंज आ गया, क्योंकि वो गेन हुआ है और वो लॉस हुआ है, क्लियर है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, DM तो सेम है, देखो ये गेन हुआ है और ये लॉस हुआ है, अंडरस्टूड, ठीक है, ये तो बाहर चले गए पार्टिकल जो यहाँ के अब लिक्विड सेक्शन से बाहर चले गए, तो बाकी सब जो सेम है, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब नेट वर्क डन, कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही हैं इस लिक्विड के ऊपर, जो ऊपर से फोर्सेस लग रही होंगी, ऊपर जो लिक्विड होगा, मान लो ये ट्यूब ऑफ फ्लो है, ऊपर से कोई फोर्सेस लग रही है, नीचे से कोई फोर्सेस लग रही है, क्योंकि ये लिक्विड इन फोर्सेस के परपेंडिकुलर चल रहा है, ये नॉर्मल फोर्सेस है, तो इनका तो कोई वर्क डन नहीं आएगा इनका,
ठीक है, दो फोर्सेस का वर्क आएगा जब ये लिक्विड यहाँ से यहाँ आता है। तो एक तो जो यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये फोर्स है जो यहाँ से लग रही है, अगर P1 यहाँ पे मेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और इस फोर्स ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कराई है अपनी डायरेक्शन में, इतनी। तो दिस इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ये वर्क पॉजिटिव आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हुई है उसी तरफ वर्क आ रहा है। और जो ये वाली फोर्स है, ये फोर्स इतनी है और ये इस डिस्प्लेसमेंट इतनी है यहाँ पे, इस फोर्स का वर्क नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों फोर्सेस का टोटल वर्क वो तो इतना है, इन दोनों फोर्सेस का टोटल वर्क। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी वर्क किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना, और तो कोई फोर्स ही नहीं है, नॉर्मल, ग्रेविटेशनल और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तीन ही फोर्सेज है। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में 0, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, इसका वर्क पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है, ये काइनेटिक एनर्जी को कम कर रही है, तो रोक रही है ना पानी को या लिक्विड को, तो कम वर्क कर रही है। तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज का वर्क है वो यहाँ पे आ गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैसे लेंगे, क्योंकि नेट वर्क डन में 3 कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे, एक तो वर्क डन बाय हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, एक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0, तो अब 2 वर्क्स बचे। वर्क डन बाय हाइड्रोस्टैटिक जो मैंने यहाँ लिख दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कितना आएगा। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, हमने वर्क एनर्जी में किया है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना लेते हैं, माइनस डेल्टा यू, याद है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस डेल्टा यू के इक्वल करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क को। देखो वहाँ पे डेल्टा यू जी लिखा है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना आएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ, देखना जब ये लिक्विड अपनी जगह शिफ्ट करता है, सपोज ये यहाँ से यहाँ आ गया, जब ये सेक्शन पी क्यू आर एस यहाँ था टी टाइम पे, टी प्लस डी टाइम पे यहाँ आया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज हुआ इस सेक्शन का। तो ये सारे पार्टिकल्स तो पहले भी लिक्विड में थे और अब भी हैं, इनमें तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं हुआ। ये सब पार्टिकल्स हम मान सकते हैं कि अब इस सेक्शन से बाहर चले गए, तो यहाँ पे लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। पहले जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें लॉस कितना हुआ इन सब का, इन सब की मीन हाइट को हम एम जी एच, क्योंकि ये लॉस है इसलिए माइनस साइन, और ये सब पार्टिकल पहले इसके अंदर नहीं थे, अब आ गए, तो ये गेन हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो जब ये गेन हुआ तो दिस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो डेल्टा यू कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये उधर चला गया, तो ये आया आपके पास इतना माइनस डी एम जी एच प्लस डी एम जी एच टू, ये इतना आ गया। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी हमें नेगेटिव करना होता है, क्योंकि हमें ये माइनस डेल्टा यू करना है। तो ये डी यू की वैल्यू अगर इसमें डाल दोगे तो ये माइनस लगाने से, तो माइनस डी यू माइनस ऑफ दिस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये टर्म मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसमें डाल दिया ऐसे, ये आप चेक कर लेना, नोट्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जब हम ये टर्म इसमें डाल देंगे, A1 V1 वाली 1 वाली टर्म को एक तरफ लाओ, 2 वाली को एक तरफ ले जाओ, बर्नौलीज थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम इज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम टू अ लिक्विड फ्लोइंग, नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन अ स्टेडी मैनर एंड इन रोटेशनल मैनर, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है। जितनी भी एप्लीकेशन है फ्लूइड फ्लो की, उसमें 2 इक्वेशन यूज होती हैं हर जगह पे, एक A1 V1 और एक A2 V2, और बर्नौलीज थ्योरम प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। जब भी कोई लिक्विड फ्लो करेगा ये इक्वेशन से सब कुछ स्टडी करना है। तो आप लोगों ने सुना होगा शायद, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। इफ्लक्स मीन्स टू कम आउट। कंसेप्ट क्या है, आपके पास एक वाटर टैंक है, जैसे कि आपके घर में पानी की टंकी होती है, और इसमें सपोज यहाँ तक पानी ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, दिस होल फिल्ड विद वाटर। तो अभी ये वाटर सीलर लीकेज नहीं है इसमें टंकी में कहीं भी, तो आप अपनी टंकी को अगर ख़राब करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ छोटा सा पंक्चर कर सकते हो, ठीक है। आपने उसके ऊपर एक नीडल से, या आप ये कह सकते हो किसी और शार्प चीज़ से, एक छोटा सा टाइनी होल बना दिया। अब ये होल इतना टाइनी है कि इसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन बहुत ही कम है, पाई आर स्क्वायर, वेरी लेस, ठीक है। तो आपने होल बनाया, तो यहाँ पे ये लिक्विड है वो कितनी स्पीड से बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं इफ्लक्स। इफ्लक्स मीन्स टू कम आउट, कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा। तो एक है टॉरिसेलिस थ्योरम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, टॉरिसेलिस थ्योरम। टॉरिसेलिस थ्योरम क्या है, वो आपको इस वेलोसिटी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देती है। अगर आपको इस वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इनसे निकलती है, तो हम एग्जैक्ट भी निकाल देते हैं और फिर हम बताते हैं कि टॉरिसेलिस थ्योरम क्या अप्रॉक्सीमेशन करती है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, नोट्स में दी हुई है, आपको बस फटाफट इन डायग्राम से ही देखना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला बता दूं, अकॉर्डिंग टू टॉरिसेलिस थ्योरम, अगर ये डिस्टेंस है मान लो h,
तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आएगी अंडर द रूट 2gh, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आएगी। ये तो टॉरिस-एलिस थ्योरम है, पर ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। टॉरिस-एलिस थ्योरम इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स की? फ्लक्स मीन बाहर आने की वेलोसिटी। ये लिक्विड का पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बन गया, ऐसे आके बाहर कहीं गिरेगा, ये तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो कैसे इन इक्वेशन से आंसर आता है। तो पहले आप इस पॉइंट को देखो, इसको हम 1 पॉइंट बोलते हैं। होल के अंदर जो पॉइंट है, ये जो होल के अंदर वाला पॉइंट है, इसको 2 पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, 1 और 2 पॉइंट के बीच में ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और ये वाली थ्योरम भी लगाओ, प्रेशर एट 1 यहाँ पे कितना आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और रो जी एच, रेफरेंस लेवल कहाँ है यहाँ पे? वो आपकी अपनी मर्जी है, कहीं भी मान सकते हैं, मैं रेफरेंस लेवल यही मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? रो जी कैपिटल एच, रेफरेंस लेवल से हाइट, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर। और यहाँ पर प्रेशर कितना है होल के अंदर? क्योंकि ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ ओपन है, ठीक है, एनक्लोज लिक्विड में नहीं है। और रो जी एच, इसकी हाइट कितनी है रेफरेंस लेवल से ऊपर? 0। ये तो रेफरेंस लेवल पे है, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल कहीं भी चूज कर सकते हैं, तो 0 हो गया। हाफ रो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है V2, हम चाहें तो उसको फ्लक्स की वेलोसिटी VE लिख सकते हैं, या 2 भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है। फ्लक्स मीन्स टू कम आउट। तो अब क्या हुआ देखना, ये P0 तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। हमें तो हाफ रो VE स्क्वायर निकालना है, तो हमें VE स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 को उधर ले जाओ, ठीक है, रो से भी डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा। इस 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और रो को यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया, तो रो कैंसिल हो गया, 2gh। तो ये इक्वेशन बन गई। तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी V1 किसके इक्वल आएगी? वेलोसिटी V1 A2 अपॉन A1 इंटू V2, समझे आपको? अब इसको हमने 2 लिया है, तो वेलोसिटी 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी 1 को हम लिख सकते हैं A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का स्क्वायर। पर हमें V स्क्वायर तो चाहिए, तो इसको उधर ले जाएं, तो 1 माइनस, अब इस होल के एरिया A2 को अगर मैं स्मॉल a मान लूँ, और इसका एरिया बहुत ज़्यादा है इसकी तुलना में, इसको मैं अगर कैपिटल A मान लूँ, तो A2 इज स्मॉल a, A1 इज कैपिटल A, और वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो अब जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स की इक्वेशन आएगी वही आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल एरिया ऑफ द होल डिवाइड बाय द लार्ज एरिया ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ये इक्वेशन आएगी। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का, माइनस लेने की जरूरत नहीं है स्क्वायर रूट में, क्योंकि हमें स्पीड ही निकालनी होती है। लेकिन यूजुअली a अपॉन a इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू 1, तो इसको अगर हम 0 मान लें, तो टॉरिस-एलिस थ्योरम सेज कि आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A को 0 मान लो, तो ये टॉरिस-एलिस थ्योरम बन गई। ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स और ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इफ वी अप्लाई टॉरिस-एलिस थ्योरम, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता दोनों में, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसकी एप्लीकेशन है बहुत सारी, ये मैंने यहाँ पे वही डेरिवेशन किया। अब इन्हीं A1 V1 और इन दोनों से एक और रिजल्ट है वेंचुरी मीटर। देखो बहुत ही ईजी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में लिक्विड जो है वो पाइप्स में सर्कुलेट करते हैं, है ना। तो ऐसे क्रॉस सेक्शंस होती हैं पाइप्स की, और उसमें कोई लिक्विड बह रहा है, तो कई बार डेंजरस सिचुएशन होती है, जैसे क्रूड ऑयल रिफाइनरी में कौन सा लिक्विड बह रहा होगा, वहाँ पे तो क्रूड ऑयल होगा, तो उसमें कई बार एनर्जी हीट की फॉर्म में अगर डिसिपेट हो जाए तो देन इट कैन कॉज एन एक्सप्लोजन। तो हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि लिक्विड कितनी स्पीड से चल रहा है। जब भी किसी पाइप्स में ट्यूब्स में लिक्विड फ्लो करता है तो वो कितनी स्पीड से उसमें बह रहा है, हमें ये कई बार मॉनिटर करना पड़ता है। तो अगर ये पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, सपोज पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज कैपिटल ए, और सम लिक्विड इज फ्लोइंग इन इट एंड वी नीड टू मॉनिटर इट्स वेलोसिटी। तो पाइप के अंदर घुस के कौन देख सकता है? लोग बच्चे सोचते हैं कि वेलोसिटी तो हमें पता ही होगी अंदर कितनी है, तो कैसे हमको पता चलेगा? तो वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, मतलब स्पीड ऑफ द लिक्विड इन अ पाइप। तो जहाँ पे आपको पाइप की स्पीड, पाइप में पानी की स्पीड या लिक्विड की स्पीड को मेजर करना है, जानबूझ के उस पाइप के अंदर एक ऐसा एरिया बनाया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कम कर देते हैं। जो नॉर्मली जहाँ पे एरिया है कैपिटल ए, यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब इससे स्पीड कैसे मेजर होती है वो तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताएगी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ पे स्पीड है V1, यही हमें मेजर करनी है, क्योंकि ज़्यादातर पाइप इतने ही एरिया की, तो हमें V1 मेजर करनी है। लेकिन इस V1 को मेजर करने के लिए हमने पाइप को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, और फिर पाइप नॉर्मल वही A1 एरिया में आ गई।
ठीक है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्रेशर गेजेस, जिससे हम यहाँ के प्रेशर को और यहाँ के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। प्रेशर गेजेस होते हैं, उनसे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो सपोज यहाँ का प्रेशर हमने मेजर कर लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से, यहाँ का प्रेशर भी मेजर कर लिया, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम लगाएं तो अब अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी रेफरेंस लेवल को मान ले तो दोनों की हाइट 0 आ जाएगी। तो एच इसमें भी 0 हो गया और एच इसमें भी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कहीं पे भी ग्रेविटेशनल एनर्जी लेवल लो। यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। तो P2 और P1 तो हमने मेजर कर लिया, P1 दूसरी तरफ चला गया, P2 माइनस P1 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, हाफ रो V1 स्क्वायर और वहाँ पे हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अब आपके पास क्या एक्सप्रेशन बना, याद रखो आपको ना V1 मेजर करना है, तो हाफ रो तो कॉमन आ गया और V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो और इस रो को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज़ आ गई 2 × P2/P1। अब हमें V1 चाहिए, V2 को एलिमिनेट कर दो, V2 को हम V1 की टर्म्स में लिख सकते हैं यूजिंग बर्नौली यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लिख सकते हैं कि नहीं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो V2 को हटा दो तो V2 कितना आएगा, V2 इज इक्वल टू A1/A2 × V1। तो ये V2 की वैल्यू इसमें डाल दो यहाँ पर, ठीक है, समझे आपको। तो एरिया मेजर करना आसान होता है, वेलोसिटी मेजर करना मुश्किल होता है। तो व्हाट इज़ इजी टू मेजर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हम वर्नियर कैलिपर या ऐसे स्क्रू ऐसी चीज़ों से मेजर कर सकते हैं। और प्रेशर मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वेलोसिटी मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऐसे एयरक्राफ्ट जब फ्लो करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो उनमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं कि एयरक्राफ्ट कितनी स्पीड पे जा रहा है, कैसे मेजर करोगे, मशीन से, ठीक है ना। तो उसमें कोई डिवाइस होती है ना, ठीक है, तो उससे हम मेजर करते हैं। तो वो इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन दीज आइडियाज़ ओनली, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, ठीक है, ठीक है। चलो एनीवे, तो आपने यहाँ पे V2 को हटा दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब A1 और A2 हमने मेजर किया, V1 आपको निकालना है, तो V1 को कॉमन लेंगे इन दोनों में से और अब आपके पास आएगा ट्वाइस जो प्रेशर। इसका ना आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, आप इसकी मैथमेटिक्स याद रखो, ठीक है। ये रिजल्ट आया अंडर द रूट, ये आपको याद होना चाहिए 100%, ठीक है। ये वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला है कि वेंचुरी मीटर कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें आपको A1/A2 को 0 नहीं करना, ठीक है, वो बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम नहीं आएगी ये रेशो, ठीक है। कभी आप इसको भी 0 कर दो और हाँ दिया हुआ है तो कर दो आप, फिर आप कर सकते हो इसको, इफ़ A1/A2 इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो बाकी एप्लीकेशन नॉन मैथमेटिकल है, ठीक है। तो हो गया नोट्स में डालने के लिए, ये सब नॉन मैथमेटिकल है, मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सबने देखा ये स्प्रे वाला, ये मच्छर की दवाई छिड़कने वाला पंप, ये वही है, इसको एस्पिरेटर पंप बोलते हैं। जल्दी से बताओ, आप अगर इसको प्रेस करते हो या इसको पिस्टन को ज़ोर से अंदर पुश करते हो, देखो शुरू में क्या है, आपने इस पिस्टन को प्रेस नहीं किया, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, और ये ओपन टू दी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एयर है। अब मान लो आपने अचानक से इस पिस्टन को अंदर पुश कर दिया, तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो फास्ट चलने लग जाते हैं, देखना। तो बर्नौलीज थ्योरम की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में तो यही होता है कि जब ये स्पीड बढ़ती, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये कम होना चाहिए, कई सारी एप्लीकेशन में ऐसे रीजनिंग करते हैं, ये अगर बढ़ जाए तो ये कम होना चाहिए ताकि ये तीनों का सम उतना ही रहे। तो जब हम इसको अचानक से ज़ोर से पुश करते हैं तो सडनली पुश दिस, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है अंदर वो कम हो जाता है। तो जब ये प्रेशर कम, मतलब इस तरफ प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे एयर अभी रिलेटिवली कम स्पीड पे है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो ये लिक्विड अंदर फोर्स, यहाँ पे फोर्स होके आ जाएगा। देखो इनके और इनके बीच में हाइट का बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, उसको तो हम इग्नोर कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको पुश करते हो तो यहाँ पे स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ने से यहाँ पे प्रेशर अचानक से कम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो ही पहले वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना ही एक्ट कर रहा है लगभग। वो प्रेशर इस लिक्विड को पुश करके इस ट्यूब के अंदर घुसा के लिक्विड यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, फिर वो स्प्रे होके पानी स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलता है। इसको एस्पिरेटर पंप बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर गलती से भी आ जाए इसके ऊपर आप कर सकते हो। तो ये 2-3 एप्लीकेशन हैं बस, ये सारी नॉन मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल वाली तो एप्लीकेशन हो गई आपकी। मैग्नेस इफेक्ट सुना है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना मैग्नेस इफेक्ट का, बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। कई लोग पहाड़ पे ऐसे जाके डिस्को फेंकते हैं, वापस उनके पास आ जाती है। तो सिंपल टर्म्स में ये मान लो आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, कोई भी जो आपको अच्छा फास्ट बॉलर लगाता है आप उसके मान लो, उसने ये बॉल, एक तो स्पिन होती है, पता है ना स्पिन कैसे होती है, कि बॉल जब टप्पा खाती है, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, अचानक से शार्पली उसकी डायरेक्शन चेंज करती है, वो तो स्पिन है। और एक स्विंग होती है कि बॉल हवा में ही ऐसे घूमती है, या फुटबॉल भी ऐसे ही घूमती है कई बार, है ना, उसको हम बोलते हैं स्विंग। तो स्विंग कैसे होता है, तो मान लो ये बॉल का सेंटर ऑफ मास ऐसे दिखा देते हैं, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v0, लेकिन मान लो ये जो बॉल को किसी स्किल से थ्रो किया गया है। स्किल क्या होती है कि जिसने थ्रो किया, जब उसने इसको थ्रो किया तो उसके सेंटर को तो उसने आगे वेलोसिटी दी, बॉल के सेंटर ऑफ मास को तो आगे फेंका, लेकिन साथ साथ उसने बॉल को
ऐसे भी घुमाया, उसके अपने हाथ से उसने इस तरीके से भी घुमा क्रिएट किया, तो ये ऐसे घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। तो अगर बॉल का सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और ये ऐसे हवा में घूम रही है, ये बॉल है सपोज ऐसे, और ये आपकी तरफ आ रही है, ये बॉल का सेंटर ये आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन बॉल ऐसे घूम भी रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो ऐसे घूमते घूमते अगर आगे जाएगी तो क्या होगा, देखना जो बॉल का पार्टिकल इधर है उसमें एक तो ये वाली वेलोसिटी है, और एक जो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड उसमें जो घुमा हुआ है ओमेगा, उसकी वजह से कुछ वेलोसिटी है, तो ये वाली वेलोसिटी इसी तरफ है, इसकी वजह से जो इस मोशन की वजह से ऐसे वेलोसिटी है, और जो रोटेशन है उसकी वजह से भी कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन पार्टिकल्स में या इस बॉल के पार्टिकल में हवा भी उसके साथ ही तो लगी है ना, तो ये बॉल की वेलोसिटी का जो बॉल का पॉइंट यहाँ पर है उसमें एक तो इस मोशन की वजह से वेलोसिटी है, और एक जो घुमाव की वजह से, अब घुमाव की वजह से जो वेलोसिटी है, अगर बॉल ऐसे घूम रही है तो ये वाली वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो एयर है उसकी नेट वेलोसिटी आएगी v0 माइनस दिस। मतलब मेन चीज़ क्या है, इस तरफ वाली हवा के मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा होती है, इस तरफ वाले की कम, और ये सेम हाइट पे। तो जब हम बर्नौलीज थ्योरम लिखेंगे इन दो पॉइंट्स के लिए, इसको 1 पॉइंट मान के इसको 2, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा तो यहाँ प्रेशर कम होगा, ठीक है, यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो बॉल का जब यहाँ से ज़्यादा प्रेशर और यहाँ से कम है तो ये बॉल ऐसे स्वर्व कर जाएगी, इस तरीके से घूम जाएगी, ठीक है, इट विल टर्न लाइक दिस इन स्पेस बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन दिस साइड। तो ये इन्होंने दूसरी फिगर दी, आप देखना, तो ये नॉन मैथमेटिकल है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, सारा मैंने आपको बता दिया। ये एयरक्राफ्ट की विंग की शेप है कि एयरक्राफ्ट के विंग्स को इस शेप का क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब ये हवा में से ऐसे कट करता है, एयरक्राफ्ट ऐसे कट करता है हवा में से, तो जो एयर इसके अक्रॉस क्रॉस होती है, ये एयरक्राफ्ट विंग है, तो एयरक्राफ्ट ऐसे आपकी तरफ आया, तो जब वो एयर में से ऐसे एयर को डिस्प्लेस करता है, तो डिस्प्लेस करने के बाद जो एयर के मॉलिक्यूल्स के मोशन के पैटर्न्स हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे जा रहे हैं और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे जा रहे हैं, समझ में। तो अब होता क्या है कि ये जो इनमें जो स्ट्रीम लाइंस की शेप इन्होंने दिखाई कि कैसे ये फिट पास हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पीड है वो कम होती है, इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम है और ये जोर से मूव करते हैं, थोड़ा फास्टर मूव करते हैं। अब वो आप समझ नहीं सकते, वो तो होता है, जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है वो ऐसा है कि जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करते हैं एयरक्राफ्ट की विंग के अक्रॉस, और नीचे वाले पार्टिकल आराम से स्लोली मूव करते हैं। तो अगेन हम बर्नौलीज थ्योरम को अगर अप्लाई करें, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो नीचे वाले पार्टिकल की स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर से प्रेशर कम है, क्योंकि वहाँ स्पीड तेज़ है तो प्रेशर कम है, तो एयरक्राफ्ट के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऊपर से प्रेशर कम है, तो दैट इज़ व्हाट कॉजेज द एयरक्राफ्ट टू लिफ्ट अप, ठीक है। तो बाकी तो नोट्स में लिखा, आप वहाँ से पढ़ लेना। अब ये मॉडल एयरप्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब अभी हम रफली ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ये जो शेप होती है ना एयरक्राफ्ट की विंग की, इस शेप को एरोफॉयल बोलते हैं। जो शेप यहाँ पे बनाई है इसको एरोफॉयल बोलते हैं, स्पेशल शेप है जिससे यहाँ स्पीड ज़्यादा आती है, नीचे स्पीड कम। तो अपर सरफेस पे स्पीड कितनी दे रखी है उन्होंने, 70 मीटर पर सेकेंड, लोअर पर स्पीड कितनी दे रखी है, 63, देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, पर दैट विल ऑल्सो बी गुड। वट इज़ द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज, ये कह रहे हैं कि जो विंग का एरिया उसको इतना मान लो, ऊपर और नीचे सेम मान लो, हालांकि यहाँ पे शेप में अलग लग रहा है लेकिन उसको सेम मान है, ठीक है। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज, डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है 1.293 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अभी क्या है ना हमने फ्रेज में 1.293 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब एसटीपी पे, ये एनसीईआरटी का फायदा है, उसमें रियल वैल्यूज दी होंगी। द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो अब बताओ कैसे होगा, तो ये देखो बेटा, इस पॉइंट को 1 मान लो, इसको हम 2 मान लेते हैं, तो प्रेशर एट 1, ठीक है, प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड दे रखी है ये V1, और यहाँ पे प्रेशर एट 2 जो ऐसे लग रहा है, प्रेशर एट 1 ऐसे लग रहा है, कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा तभी एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे ही चला जाएगा ऊपर वाला प्रेशर। तो रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 भी दिया हुआ, ऊपर कितनी स्पीड है एयर मॉलिक्यूल्स की वो भी दे रखी है। तो हवा ऐसे मूव कर रही है इसके अक्रॉस, ठीक है, और ये एयरक्राफ्ट अंदर ऐसे जा रहा है मान लो, ठीक है। तो बेटे H1 और H2 को हम अप्रॉक्सीमेटली सेम मान लेंगे, क्योंकि इनमें हाइट का डिफरेंस दिया ही नहीं हुआ है, होगा भी तो बहुत कम होगा, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बस अब आपको क्या बताना है, लिफ्टिंग फोर्स, नहीं तो कितनी फोर्स लग रही है, तो ऊपर से कितनी फोर्स आएगी, अगर मैं पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, P1 माइनस P2, ठीक है, ये वाला प्रेशर ज़्यादा है ना, इज इक्वल टू रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको तो A प्लस बी A माइनस बी कर देना, V2 माइनस V1 V2 प्लस V1, रो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये तो प्रेशर है ना। फोर्स कैसे आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2.5,
तो मतलब नीचे से कितनी फोर्स लगी, P1 इंटू ए, ऊपर से नीचे की तरफ P2 इंटू ए, नीचे वाली ज़्यादा है P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए, वो इतना आ गया। बाकी वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, वैल्यूज़ पुट करनी, आंसर निकालना है, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट की स्पीड मेजर करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उसको पीटोट्स ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल हैं।